कमजोर, हारने वालों और छोटे जीवों के बारे में है जो मर जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं, केवल बाद में शक्तिशाली बनकर उभरते हैं। लेकिन यह कहानी एक राजा के बारे में है जिसने मरने से पहले कई उपलब्धियां हासिल की थीं। उसकी मृत्यु का कारण एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद वह एक बच्चे के रूप में अपनी आंखें खोलता है और एक राजा के लिए उपयुक्त भव्य कमरे की अपेक्षा के विपरीत वह एक साधारण घर में जागता है। उसकी माँ का नाम एलिस है, एक दयालु महिला, और उसके पिता रेनॉल्ड्स हैं, एक भरोसेमंद और करिश्माई व्यक्ति। अगर आप उनकी कभी कभी की बचकानी हरकतों को नजरअंदाज कर सकें। जिस युग में राजा का पुनर्जन्म होता है वह बहुत अधिक प्राचीन है। कई हफ्तों तक अपने आसपास के माहौल का निरीक्षण करने के बाद राजा अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ सीख लिया है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह गलत है। बाद में वह ये खोजता है कि इस दुनिया में जादू है जब उसकी माँ उसके पिता की शरारत से लगी चोट को ठीक करने के लिए उपचारात्मक जादू का उपयोग करती है। तभी राजा को एहसास होता है कि इस दुनिया में उसकी कल्पना से कहीं अधिक है, और अगर वह ईमानदारी से कहे तो वास्तव में उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। समय बीतता है और जब राजा रेंगने में सक्षम हो जाता है तो वह अक्सर अपने पालने से बाहर निकलकर किताबें पढ़ता है और इस दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाता है। जब से उसने इस जगह की खोज की है वह हर रात बाहर निकलकर इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करता है। वह यह जान चुका है कि जिस दुनिया में वह पैदा हुआ है वह 3 प्रमुख राज्यों से बनी है। एलिनोयर, जो जंगल के भीतर स्थित एल्वन राज्य है, डार्व, जो विशाल भूमिगत राज्य और बौनों का घर है, और सैफेन, मानव राज्य, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। इस दुनिया और उसकी पिछली दुनिया दोनों में राजतंत्र प्रणाली है, लेकिन यहाँ शासन वंशानुगत होता है, अर्जित नहीं, जिसका मूल रूप से मतलब है कि यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई है। वह समझता है कि तकनीकी प्रगति की कमी का कारण इस दुनिया में जादू की उपस्थिति है। वह तब से जादू के मूल सिद्धांतों का अध्ययन कर रहा है। उसकी पुरानी दुनिया में एक जीवन शक्ति थी जिसे कि कहा जाता था, जिसे अभ्यासकर्ता कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से अपने शरीर और हथियारों को मजबूत करने के लिए उपयोग करते थे। लेकिन इस दुनिया में एक समान शक्ति है जिसे मना कहा जाता है। हालांकि की के विपरीत, जो केवल व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, मना उनके चारों ओर मौजूद होती है। मना को नियंत्रित करने की शक्ति मुख्य रूप से आनुवंशिक होती है। लगभग 100 में से एक बच्चा इसे रखता है और इसे विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। 2 सबसे सामान्य विधियां हैं, वृद्धि करना और जादू करना। ऑगमेंटर्स अपने शरीर को मना से सशक्त बनाते हैं, जिससे उन्हें अद्भुत ताकत, रक्षा और फुर्ती मिलती है। हालांकि उनकी कमजोरी उनकी सीमित रेंज में होती है। दूसरी ओर कंज्यूरर्स मना को बाहरी दुनिया में छोड़ते हैं, अपने आसपास के वातावरण को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ते हैं। लेकिन एक जादू करने के लिए उन्हें अपने मना कोर को पर्यावरण से मना के साथ पूरक करना होता है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी माँ को एक विचलन कहा जाता है, विशेष रूप से एक एमिटर। विचलनकर्ता अद्वितीय क्षमताओं वाले दुर्लभ प्रकार के जादूगर होते हैं, और उत्सर्जक, जैसे उनकी माँ, पुनर्स्थापनात्मक मना में विशेषज्ञ होते हैं। जिस किताब को उसने पढ़ा उसके अनुसार एक जादूगर का पहला जागरण किशोरावस्था के शुरुआती और देर के वर्षों के बीच होता है, जब उनका मना कोर प्रकट होता है। मना कोर की अवधारणा उनके पिछले जीवन के छी केंद्र से अजीब तरह से मिलती जुलती लगती थी। अपने पुराने संसार में बच्चों को ध्यान करना और अपने शरीर के अंदर बिखरे हुए छी के टुकड़ों को महसूस करना सिखाया जाता था, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके एक छी केंद्र बनाने के लिए। लेकिन जब हमारा छोटा राजा इस तकनीक को खुद आजमाने का फैसला करता है तो उसकी पहली कोशिश में ही वह इसे सफलतापूर्वक कर लेता है। हालांकि उसकी माँ उसे कुछ महत्वपूर्ण करने से पहले ही रोक देती है। समय बीतता जाता है और 2 साल गुजर जाते हैं। फिर भी एलिस को लगता है कि उसने अपने छोटे बेटे को पूरी तरह से नहीं समझा है। वह उसके बारे में धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके सीख रही है। उसने उसका नाम आर्थर रखा है और वह उसके जीवन की सबसे कीमती और प्यारी चीज है। एक दिन वह देखती है कि उसका पति उनके छोटे बच्चे को छुरी घुमाना और लड़ना सिखा रहा है, जिससे उसका गुस्सा भड़क उठता है क्योंकि उनका बच्चा मुश्किल से रेंग सकता है। एलिस को सब कुछ दस्तावेज करना पसंद है। वह एक दैनिक डायरी रखती है और ऐसे क्षण हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। उसने यह भी देखा है कि आर्थर को केंद्रीय ऐशपुर में छोटे व्यापारी पट्टी पर जाना बहुत पसंद है, इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार किराने का सामान खरीदने के बजाय वह हर दूसरे दिन शहर जाने लगी है। बेशक वह खुद से कहती है कि वह ऐसा करके उसे बिगाड़ नहीं रही है। यह सब शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, क्योंकि आर्थर को नई चीजें सीखना और देखना पसंद है, और ताजा खाना जो वह रोज घर ला सकती है वह सिर्फ एक बोनस है। आर्थर को इतनी जल्दी बड़ा होते देख वह कभी कभी सोचती है कि वह बड़ा होकर कैसा होगा। रे जैसे पिता के साथ उसे यकीन है कि उसमें एक साहसी बनने की रुचि होगी, लेकिन वह चिंता किए बिना नहीं रह सकती। वह केवल आशा करती है कि वह उन भोले भाले किशोरों से बेहतर करेगा जो बड़े साहसी बनने का सपना देखते हैं। अब अगर वह उसके अध्ययन कक्ष में चुपके से जाने की आदत के बारे में कुछ कर पाती, यह उसे उसके पालने को अध्ययन कक्ष में ले जाने के लिए भी प्रेरित कर चुका है। हालांकि यह निर्णय किसी और दिन के लिए है। अब तक यह वह अवलोकन है जो एलिस ने पिछले 2 वर्षों में अपने बेटे के बारे में सीखा है। एक दिन जब आर्थर खिड़की से झांकता है तो वह अपने पिता को कुछ जादू करने की तैयारी करते हुए देखता है। रेनॉल्ड्स ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनके ध्यान की तीव्रता आर्थर को जिज्ञासा से भर देती है, यह देखने के लिए उत्सुक कि उनके पिता किस तरह का जादू करेंगे। अचानक जमीन पर पड़े कंकड़ उठने लगे। जैसे ही उसके पिता अपने जादू के चरम पर पहुंचते हैं, मलबा केवल कुछ मीटर आकाश में तैरता है। आर्थर इसे देखकर पूरी तरह निराश हो जाता है, जबकि रेनॉल्ड्स अपनी उपलब्धि से काफी खुश दिखते हैं। आर्थर उतना ही अप्रभावित महसूस करता है। अपने पिता को कुछ कंकड़ कुछ फीट उठाने के लिए 3 मिनट की अत्यधिक एकाग्रता लेते देखना बस हास्यास्पद है। वह सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि इसे शारीरिक रूप से करना आसान होता। तभी एलिस खिड़की के पास उसके साथ शामिल होती है। जब वह बाहर देखती है तो उसका चेहरा हल्की झुंझलाहट में बदल जाता है, क्योंकि वह देखती है कि उसके पति ने फिर से सामने का आंगन खराब कर दिया है। अब तक आर्थर ने सीखा है कि उसके पिता एक ऑगमेंटर हैं, जिससे उसके बारे में उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह सोचता है कि वह क्या होगा जब
वो अपनी मनाकोर को जागृत करता है। अपने पिता को कुछ समय तक अभ्यास करते हुए देखने के बाद आर्थर पीछे हटने का निर्णय लेता है। जब वो बेंच से उतरने की कोशिश करता है तो वो लड़खड़ाता है और नीचे उतरने के लिए संघर्ष करता है। उसकी आंखें बहुत ध्यान देने के कारण आधी बंद हैं, लेकिन एलिस इसे गलत समझ लेती है। सोचती है कि उसे नींद आ रही है। वह उसे गोद में उठा लेती है, ये सोचकर कि उसके सोने का समय हो गया है। लेकिन वह बेचारा लड़का जल्दी से अपनी छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर अपनी माँ से विनती करता है कि उसे पढ़ाई करने दे। उससे निकलती मासूमियत इतनी जबरदस्त है कि एलिस के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। आर्थर अपने सामने एक किताब खोलकर बैठता है जो उससे बड़ी है। अचानक बाहर एक जोरदार आवाज गूंजती है। एलिस को डर है कि उसका अनाड़ी पति शायद फिर से एक पेड़ गिरा चुका है। वह जांच करने के लिए बाहर दौड़ती है, जिससे आर्थर को अपने मनाघोर निर्माण का अभ्यास करने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। देखिए, इस दुनिया के बारे में ज्ञान इकट्ठा करने के अलावा आर्थर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके मनाकोर के निर्माण में प्रगति रही है। पिछले 2 वर्षों में उसने अपने शरीर के भीतर हजारों छोटे छोटे मना के टुकड़ों को धीरे धीरे स्थानांतरित किया है, उन्हें अपने सौर जाल के पास इकट्ठा किया है। आर्थर समझता है कि आमतौर पर किशोरावस्था तक मना कोर का स्वाभाविक रूप से बनना क्यों होता है। टुकड़े धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ते हैं, जिससे यह शरीर और मन दोनों के लिए एक कठिन कार्य बन जाता है। लेकिन हमारे लड़के के अथक प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। वह लगभग वहां पहुंच गया है। बस एक आखिरी टुकड़ा बाकी है। जैसे ही वह अंतिम टुकड़ा रखता है, घर के अंदर एक विस्फोट होता है जो एक शक्तिशाली धमाके में पूरी संरचना को नष्ट कर देता है। बाहर रेनॉल्ड्स स्वाभाविक रूप से एलिस को ढालते हैं, उसे अपनी बाहों में लपेटकर जलती हुई गर्मी और मलबे से बचाते हैं। जब धूल अंततः बैठ जाती है तो तबाह दंपति अपने घर को खंडहर में पाते हैं। एलिस सदमे और दुहक से बेहाल है जब वे अपने बेटे की जांच करने के लिए मलबे की ओर दौड़ते हैं। रेनॉल्ड्स तेजी से मलबे को हटाते हैं, लेकिन जब वह अपने बेटे को देखते हैं तो उनकी चिंता जल्दी ही सदमे और फिर आश्चर्य में बदल जाती है। वहां विनाश के बीच उनका बेटा हवा में आराम से तैर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आर्थर पूरी तरह से अप्रभावित दिखता है। उसका छोटा शरीर मना की हल्की चमक से घिरा हुआ है। अपना मनाकोर बनाने के बाद छोटा बच्चा अंततः अपने पैरों पर गिरता है और वह अंततः अपने अंदर मनाकोर की उपस्थिति महसूस कर सकता है। वह पहले से ही अपने अंदर मनाकोर होने की अनुभूति का आनंद लेने लगा है और उसके आसपास के पेड़ भी अधिक हरे लगने लगे हैं। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसका घर नष्ट हो गया है और उसे नहीं पता कि किसने या किस चीज ने यह नुकसान पहुंचाया। उस दुर्घटना के बाद 5 साल बीत चुके हैं। अपनी माँ से पढ़ना और लिखना सीखने के साथ साथ आर्थर मना हेयरफेयर और वृद्धि की मूल बातें भी सीख रहा है। शुरुआत में क्योंकि उसका शरीर स्पैरिंग के लिए बहुत छोटा था, उन्होंने बुनियादी शारीरिक व्यायामों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय पहले उसके पिता ने तय किया कि आखिरकार आर्थर के लिए उस लकड़ी की तलवार के साथ अभ्यास करने का समय आ गया है जो उसे उसके तीसरे जन्मदिन पर मिली थी। रेनॉल्ड्स उसे बाहर प्रशिक्षण के लिए ले जाते हैं और जब आर्थर वहां अपनी नई लकड़ी की तलवार के साथ खड़ा होता है, उसके पिता एक पेड़ की शाखा उठाते हैं और उसे बताते हैं कि मना के प्रवाह को अपनी सांस के साथ मिलाना है। जैसे तुम्हारा दिल या फेफड़े, तुम्हारा मना कोर भी एक और अंग है, उसके पिता समझाते हैं। लेकिन आर्थर को नहीं लगता कि ये अमूर्त और स्पष्ट निर्देश किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ सिखा पाएंगे जो सचमुच सिर्फ 4 साल का है। आर्थर अपनी मुद्रा लेता है और अपने पिता के साथ कुछ खेल खेल में वार करता है। यह अभ्यास चलता रहता है और रेनॉल्ड्स स्पष्ट रूप से इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन आर्थर धीरे धीरे निराश होता जाता है। हमारे लड़के को पता है कि उसके पिता उसे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक वह कुछ उल्लेखनीय नहीं कर लेता। कोई और विकल्प न होने पर वह अपनी हिम्मत जुटाता है और अपनी लकड़ी की तलवार को इतनी जोर से घुमाता है कि उसके पिता की छड़ी टूट जाती है। इस महत्वपूर्ण कदम के बाद वह तुरंत अपनी पढ़ाई पर लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। जब हमारा लड़का जादू के बारे में अपनी पढ़ाई पर लौटता है तो हमें पता चलता है कि इस दुनिया में ताकत को व्यक्ति के मनाकोर के रंग से मापा जाता है। मनाकोर काले रंग से शुरू होते हैं जो शरीर के भीतर रक्त और अन्य कणों जैसी अशुद्धियों से दूषित होते हैं। समय के साथ जब ये अशुद्धियां छान ली जाती हैं तो कोर का रंग बदलता है और यह अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनता है। प्रगति काले से लाल, नारंगी, पीला, चांदी और अंततः सफेद तक होती है। प्रत्येक चरण को 3 रंगों में विभाजित किया जाता है, गहरा, ठोस और हल्का, जिसमें हल्के रंग अधिक शुद्धता और शक्ति का संकेत देते हैं। जैसे ही हमारा लड़का गहरी एकाग्रता में था, उसकी माँ उसे रात के खाने के लिए अंदर आने के लिए कहकर उसे बाधित करती है। जब वे बैठकर खाना खा रहे होते हैं, आर्थर को अपनी पढ़ाई में लगातार रुकावटों से बढ़ती हुई चिढ़ महसूस होती है। रेनॉल्ड्स आर्थर के कौशल को और विकसित करने के लिए एक उचित गुरु खोजने के बारे में बात करना शुरू करता है। एलिस तुरंत आपत्ति करती है, ये बताते हुए कि आर्थर केवल 4 साल का है और इस तरह के कदम के लिए बहुत छोटा है। रेनॉल्ड्स जवाब देते हैं कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में भी मना नियंत्रण में असाधारण क्षमता दिखाता है और वह उसे पीछे नहीं रखना चाहते। हालांकि एलिस अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह जोर देती है कि वह अपने बच्चे को किसी दूर शहर नहीं भेजेगी। रेनॉल्ड्स उसे आश्वस्त करते हैं कि यह कोई साधारण शहर नहीं है और वादा करते हैं कि उनका विश्वसनीय मित्र व्यक्तिगत रूप से आर्थर का ख्याल रखेगा। आर्थर बातचीत का अधिकांश हिस्सा अनसुना कर देता है, अपने माता पिता की बहस को थकाऊ पाता है। वे अचानक उसकी ओर मुड़ते हैं और इस मामले पर उसकी राय जानना चाहते हैं। उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसे किसी असली शिक्षक के अधीन बड़े शहर में पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी है। मेरा दोस्त थोड़ा असहज महसूस करता है कि उसके पिता सचमुच एक 4 साल के बच्चे की राय पूछ रहे हैं। खैर, वो बच्चे की भूमिका निभाता है और धीरे से पूछता है कि क्या उसके माता पिता उसके साथ नहीं जा सकते। अचानक सब चुप हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही वे हंसने लगते हैं। पता चलता है कि इस भोले दंपति ने अपने बच्चे के साथ जाने की संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था। ये तय होने के बाद उसके पिता अंतिम निर्णय लेते हैं कि वे सब मिलकर जिरिस सिटी जा रहे हैं। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब उन्हें अपने घर से निकलना होता है और वे यात्रा नहीं कर रहे हैं, अकेले।
एक साहसी दल उनके साथ यात्रा पर जाएगा। उसके पिता एक साहसी से मिलते हैं और अपने बेटे का परिचय कराते हैं। छोटा बच्चा जल्दी से सिर झुकाकर सम्मान प्रकट करता है और जायरिस तक साथ देने के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। इस साहसी को बच्चे के व्यवहार बहुत पसंद आते हैं और वह पहले से ही उसे पसंद करने लगा है। उसका नाम क्रेंच है, वह एक ऑगमेंटर है और उसकी विशेषता भाला है। फिर एंजेला रोज हैं, जो एक जादूगर हैं और हवा के जादू पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उनके पास बड़ी विशेषताएं हैं और वह समूह में अलग दिखती हैं। अगला है डर्डन वॉकर, जो भी एक जादूगर हैं, लेकिन उनकी विशेषता पृथ्वी का जादू है। जैस्मिन फ्लेमवर्थ भी हैं, जो एक ऑगमेंटर हैं और दोहरे खंजरों में विशेषज्ञता रखती हैं। सभी साहसी लोगों में वह सबसे शांत हैं। बिना कुछ कहे वह चुपचाप उस गाड़ी की ओर चलती है जिसमें वे सवारी करने वाले हैं। अंत में हेलन शार्ड हैं, जो एक और ऑगमेंटर हैं और जादुई तीरंदाजी में विशेषज्ञता रखती हैं। अब जब सभी एक दूसरे से परिचित हो गए हैं, रेनॉल्ड्स ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे अपनी चीजें गाड़ियों में लादते हैं और यात्रा शुरू होती है। आखिरकार वह समय आ गया है जब आर्थर उस छोटे से गांव के परे की दुनिया का अन्वेषण करेगा जिसे वह जानता था। जैसे ही उनकी यात्रा जारी रहती है, सुबह होती है और राक्षस भी आ जाते हैं। साहसी लोग जल्दी से उनका ख्याल रखते हैं और रात बिताने के लिए जंगल में गहरा शिविर लगाते हैं। जब सभी लोग अलाव का आनंद ले रहे होते हैं, आर्थर थोड़ा उदास दिखता है, इस साधारण यात्रा का बोझ महसूस करते हुए। फिर हेलन शार्ड हमारे लड़के की ओर मुड़ती है और उसके पास बैठती है। वह उसके बारे में और जानने के लिए काफी उत्सुक है, क्योंकि यात्रा के दौरान उसके पिता ने उसे एक महान जादूगर के रूप में लगातार प्रशंसा की है। इस बीच क्रेंच उन दोनों को बात करते हुए देखता है और तय करता है कि वह खुद रेनॉल्ड्स के बेटे की परीक्षा लेगा। बिना ज्यादा चेतावनी के वह छोटे को जमीन से उठा लेता है और एक त्वरित द्वंद्व का प्रस्ताव करता है। जब आर्थर खुद को क्रेंच के सामने पाता है तो वह अनिश्चित होता है कि क्या उसे ऐसे साहसी व्यक्ति से लड़ना भी चाहिए। उसकी विनती करती आंखें अपने पिता की ओर देखती हैं, एक रास्ता निकालने की उम्मीद में, लेकिन उसके पिता केवल मुस्कुराते हैं और उसे जीतने के लिए उकसाते हैं। पूरी तरह से निराश महसूस करते हुए आर्थर को विश्वास नहीं होता कि उसके पिता ऐसे क्षणों में कितने बेकार हैं। फिर भी मेरा लड़का अपनी स्थिति लेता है। अपने पिछले जीवन के अनुभवों का उपयोग करते हुए अपनी तलवार पर मजबूत पकड़ के साथ वह क्रेंच पर हमला करता है। दूसरी ओर क्रेंच स्थिर रहता है, आने वाले हमले से बचने के लिए तैयार, लेकिन उसे नहीं पता हमारा लड़का उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और सीधे इस बदमाश की पीठ के पीछे प्रकट होता है। हमारा लड़का अपने छोटे शरीर को स्थिर करता है और अपनी तलवार में कुछ जादू डालता है। बिना समय बर्बाद किए वह जल्दी से क्रेंच पर वार करता है, लेकिन क्रेंच आसानी से हमले से बच जाता है और अपने ही वार से जवाब देता है। छोटा लड़का समय पर झुक जाता है, जिससे छड़ी उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है। वह इस छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए सीधे क्रेंच की पसलियों में धक्का मारता है और उस बड़े आदमी को जमीन पर गिरा देता है। हालांकि क्रेंच आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह जल्दी से अपने पैर को घुमाता है ताकि बच्चे को गिरा सके, लेकिन मेरा लड़का फिर से झुक जाता है, इसे बाल बाल बचाते हुए। हालांकि उसने पहले हमले को चकमा दे दिया, उसे यकीन नहीं है कि वह अगले कदम को संभाल पाएगा जो क्रेंच पहले से ही तैयार कर रहा है। जैसे ही क्रेंच की छड़ी उससे टकराती है, उसका प्रभाव हमारे लड़के को उड़ाकर दूर फेंक देता है। वह कुछ फीट दूर जाकर गिरता है। उसकी पीठ में भयंकर दर्द होता है। डर्डन वॉकर क्रेंच की गर्दन पर हल्की थपकी देता है, क्योंकि उसने बच्चे के साथ हद पार कर दी। दूसरी ओर क्रेंच आर्थर में देखे गए कौशल के प्रदर्शन से पूरी तरह से चकित है। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसके पिता कैसे दावा करते हैं कि उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन हमेशा की तरह पिता जोर देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। प्यार करने वाली माँ जल्दी से आर्थर को ठीक करने लगती है, जबकि उसे डांटती भी है, क्योंकि उसे यह विचार पसंद नहीं है कि वह इस पूरे समय लड़ाई का अध्ययन कर रहा था। आर्थर इसे टालने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि उसने अपने पिता को देखकर और किताबें पढ़कर कुछ मूव सीखे हैं, लेकिन क्रेंच को यकीन नहीं होता। उसे यकीन है कि ये मूव सिर्फ किताबों से नहीं सीखे जा सकते और वह उन तकनीकों को सीखने के लिए उत्सुक है जो आर्थर ने अभी अभी दिखाई। आखिरकार आर्थर यह समझाता है कि उसने जो कलाबाजी के मूव्स किए उन्हें कैसे करना है, लेकिन जब भी दूसरे लोग कोशिश करते हैं वे बुरी तरह असफल हो जाते हैं। कई दिन बीत गए जब से उन्होंने जायरिस सिटी की यात्रा शुरू की थी। इस दौरान आर्थर का जन्मदिन भी बीत गया और उसे उपहार मिले, न केवल इसलिए कि उसका जन्मदिन था, बल्कि इसलिए भी कि उसने उन्हें उन तकनीकों को सिखाने में जो प्रयास किए थे। आश्चर्यजनक रूप से जिसने उसे उपहार दिया वह और कोई नहीं बल्कि आमतौर पर निष्क्रिय रहने वाली जैस्मिन फ्लेमवर्थ थी। इस बीच एडम हेलेन और उसके पिता के साथ प्रशिक्षण ठीक प्रगति के साथ जारी रहा। आर्थर को आश्चर्य हुआ कि जैस्मिन ने पहले ही कुछ तकनीकें सीख ली थीं। ये उसे अब भी हैरान करता है कि उसने कितनी जल्दी उसकी निर्देशों को समझ लिया, खासकर जब फेंट स्टेप सीखने की बात आई। कुछ समय एक सुंदर झरने के पास मजे करने के बाद समूह ने अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। अंततः वे एक वीरान और बंजर परिदृश्य में पहुंचे जो उन्होंने पीछे छोड़ी हरी भरी हरियाली के विपरीत था। जैसे ही समूह ने कुछ हल्की फुल्की बातें साझा की, उन्होंने आर्थर के पिता के बारे में मजाक किया कि वह हमेशा किसी न किसी मुसीबत में सबको खींच लेते हैं। इस बीच आर्थर एक किताब पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव लगता है। उसके तनाव का कारण जैस्मिन की निगाहें हैं जो अब काफी समय से उसे घूर रही हैं। अचानक उनकी यात्रा डाकुओं द्वारा बाधित हो जाती है। जब हर कोई उनका सामना करने के लिए तैयार होता है, बाहर के लुटेरे तीरों की बौछार शुरू कर देते हैं। शुक्र है एंजेला रोज की वायु जादू उनमें से अधिकांश को रोक देती है, प्रक्षेपास्त्रों को बिना किसी नुकसान के बिखेर देती है। साहसी लोग जल्दी से अपने अपने हथियार पकड़ते हुए एक तीव्र आभा प्रकट करते हैं, लड़ाई के लिए तैयार होते हुए। हेलन तुरंत अपनी स्थिति लेती है, एक तीर निकालकर तैयार करती है, लेकिन पहाड़ियों पर उमड़ रहे डाकुओं की भारी संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उसका एक तीर खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उनके चारों ओर बहुत सारे डाकू हैं जो सभी दिशाओं से समूह को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अंत में हमें इस घिनौने आदमी की झलक मिलती है जो लगता है कि डाकुओं के गिरोह का नेता है। वह कमीना बिना समय गंवाए आदेश देने लगता है,
उसके गुंडों को महिलाओं और बच्चे को जिंदा छोड़ने के लिए कहा। वह नहीं चाहता कि उन दोनों पर कोई नुकसान पहुंचे जिनका उसने जिक्र किया। आखिरकार क्षतिग्रस्त सामान ज्यादा नहीं बिकेगा। यह वह महत्वपूर्ण क्षण है जब आर्थर को एहसास होता है कि यह दुनिया भी उस दुनिया से बहुत अलग नहीं है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। यहाँ भी अपराध मौजूद है और यह उतना ही क्रूर है। वैसे भी मेरा आदमी आगे की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वह अपने खंजर को कसकर पकड़ता है, खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके उसकी माँ उसे सहजता से एक गर्म गले में खींच लेती है। फुसफुसाते हुए कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वह यहाँ है। डाकू तीरों की एक और बौछार छोड़ते हैं, लेकिन डर्डन वॉकर जल्दी से अपनी पृथ्वी जादू का उपयोग करके पत्थर की एक दीवार बनाता है और हमले के अधिकांश हिस्से को रोक देता है। हालांकि डाकू उन्हें चारों ओर से घेरने लगते हैं, हर दिशा से हमला करते हुए। कुछ तीर पत्थर की दीवार को पार कर आर्थर और उसकी माँ की ओर बढ़ते हैं। शुक्र है एंजेला रोज अपनी वायु जादू का उपयोग करके आने वाले प्रोजेक्टाइल को मोड़ देती है। डाकू गिरोह का नेता आखिरकार अपनी चाल चलता है और पार्टी का सामना करने के लिए पहाड़ी से नीचे आता है। हेलन शार्ड बिना लड़े ऐसा नहीं होने देगी। वह अपने तीर चलाती है, 2 गुंडों को गिराने में सफल होती है, लेकिन नेता आसानी से उसके तीरों को रोक देता है। इस बीच रेनॉल्ड्स पूरी ताकत से लड़ रहा है, इन बदमाशों को इधर उधर काट रहा है। एक ही झटके में वह एक ही बार में उनमें से कई को खत्म कर देता है। एक चालाक बदमाश रेनॉल्ड्स पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलन समय पर देख लेती है और उसे एकदम सही निशाने से तीर मार देती है। लड़ाई जारी है और हम क्रेंच को भी कार्रवाई में देखते हैं। वह भी पीछे नहीं हट रहा है। जब एक मोटा आदमी उस पर चुपके से हमला करने की कोशिश करता है तो क्रेंच तुरंत हमले से बच जाता है और एक के बाद एक घातक वार करता है। हम यह भी देखते हैं कि जैस्मिन अपनी दोहरी खंजरों के साथ कितनी भयंकर है। वह इन बदमाशों को बेरहमी से मार रही है, उनके गले काट रही है या बिना झिझक उनकी आंखें निकाल रही है। पृष्ठभूमि में एक डरावना कमीना चाबुक चलाता है, इसे सीधे जैस्मिन की ओर निशाना बनाता है, लेकिन उसके बजाय चाबुक उसके अपने ही आदमी की टांग काट देता है। वार तेज और विनाशकारी है और जैस्मिन इसे मुश्किल से बचाती है। कमीना हतोत्साहित नहीं होता और फिर से चाबुक चलाता है। जिस गति से वह इसे घुमाता है वह पागलपन है, लेकिन जैस्मिन अपनी प्रभावशाली कलाबाजी के साथ उसकी गति का मुकाबला करती है, उसके हमलों से बचते और निकलते हुए। जबकि वह कुछ बड़े हमलों से बच जाती है, फिर भी उसे कुछ बुरी खरोंचें लग जाती हैं। यह दिखाता है कि वह भी अजेय नहीं है। इस बीच आर्थर जैस्मिन और कोड़े चलाने वाले बदमाश के बीच की लड़ाई को देखता है। वह ध्यान देता है कि जैस्मिन अपने प्रतिद्वंद्वी की रेंज हमलों के खिलाफ काफी असुविधाजनक स्थिति में है और उसे एहसास होता है कि उसे उसकी मदद करने का कोई तरीका निकालना होगा। लेकिन जितना वह मदद करना चाहता है उसे यकीन नहीं है कि वह अपने छोटे शरीर के साथ एक वयस्क ऑगमेंटर के खिलाफ कोई मौका भी रखता है। अचानक कोई उनके गाड़ी में टकरा जाता है और दुर्भाग्य से वह रेनॉल्ड्स है और वह गंभीर रूप से घायल है, स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी से पराजित। और वह प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि डाकुओं का सरगना है। आर्थर जल्दी से अपनी माँ से रेनॉल्ड्स को ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन एलिस अपने चारों ओर हो रही हर चीज से बहुत दुखी है। वह अपने जादू का उपयोग करने के बजाय बेकाबू होकर रो रही है। रेनॉल्ड्स उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान देता है और कहता है कि उसकी चोटें जानलेवा नहीं है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गर्वित पिता फिर अपने बेटे से कहते हैं कि वह नेता का सामना कर सकता है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता करते हुए नहीं। वह एलिस और आर्थर से आग्रह करता है कि वे उस रास्ते पर वापस जाएं जिससे वे आए थे और दौड़ना बंद न करें, लेकिन आर्थर मना कर देता है। वह घोषणा करता है कि वह भी लड़ सकता है। रेनॉल्ड्स उसकी बहादुरी के लिए उसके सिर पर गर्व से थपथपाते हैं। वह आर्थर की बहादुरी को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे याद दिलाते हैं कि उसकी असली जिम्मेदारी अपनी माँ और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करना है। इससे पहले कि रेनॉल्ड्स कुछ और कह सकें, आर्थर अपनी जान की कसम खाता है कि वह अपनी माँ की रक्षा करेगा। उसके पिता सिर हिलाते हैं और उसे जल्दी करने के लिए कहते हैं, ये बताते हुए कि दुश्मन के पास 4 जादूगर उनका समर्थन कर रहे हैं। डाकू नेता उनकी योजना को समझ जाता है और अपने आदमियों को हीलर को पकड़ने का आदेश देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्थर अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने के लिए दौड़ने लगता है। अचानक एक बदमाश उन दोनों पर झपटता है, लेकिन उसका रास्ता जल्दी ही क्रेंच द्वारा रोक दिया जाता है, जो दुश्मन को रोकने के लिए कूद पड़ता है, जिससे माँ और बेटे को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। एक और बदमाश चुपके से जोड़ी पर तीर से हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि आर्थर को तीर के आने का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगता। वह जल्दी से अपने लकड़ी की तलवार से उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तीर इतना शक्तिशाली होता है कि वह तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। धनुर्धर हैरान है, यह देखकर स्तब्ध है कि एक बच्चे ने उसके शक्तिशाली तीर को रोक दिया, लेकिन जब वह विचलित होता है तो हरिन द्वारा छोड़ा गया तीर उसके सिर में धंस जाता है, जो जल्दी से आर्थर को भागने के लिए कहता है। जब छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ दौड़ता है तो वह कुछ अजीब देखता है। जितना उसे याद है वहाँ 4 जादूगर होने चाहिए थे, लेकिन वह चौथे को नहीं देख पा रहा है। वह उन्हें गिनने की भी कोशिश करता है। एक क्रेंच के साथ व्यस्त है, दूसरा डर्डन वॉकर के साथ और तीसरा जैस्मिन के साथ। तभी आर्थर चौथे व्यक्ति को पहाड़ी के ऊपर खड़ा देखता है, जो एक विशाल मना की गेंद बना रहा है। वह बदमाश जल्दी से उस ऊर्जा की गेंद को माँ और बेटे की ओर फेंकता है। आर्थर इस नाजुक पल में क्या करें यह सुनिश्चित नहीं है। भले ही वह मना का उपयोग करके इसे रोकने की कोशिश करे, उसकी माँ इसे टालने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होगी। एक पल में निर्णय लेते हुए वह अपने छोटे पैरों को जमीन पर पटकता है, अपनी माँ को खतरे से बाहर धकेलता है और उस धुंधले मना के गोले को फेंक देता है। वह अपनी खंजर को दिव्य गति से फेंकता है। खंजर तुरंत उस कमीने की टांग पर लगती है। हालांकि मना का गोला आर्थर को बुरी तरह घायल कर देता है, उसे चट्टान के किनारे की ओर उड़ा देता है। जैसे ही वह गिरने लगता है वह जादूगर को अपने साथ नीचे खींच लेता है। आर्थर द्वारा फेंका गया खंजर एक मना धागे से जुड़ा हुआ था, जो उसे जादूगर को खींचने में मदद कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से गिरने से पहले जादूगर चट्टान के किनारे को पकड़ लेता है। दुर्भाग्यवश जिस चट्टान को वह पकड़ता है वह वजन के कारण टूट जाती है और दोनों खाई में गिरने लगते हैं। डर्डन वॉकर देखता है कि छोटा बच्चा अपनी मौत की ओर गिर रहा है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए मिट्टी का एक विशाल हाथ बनाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि डर्डन पहले ही बहुत
बहुत देर हो चुकी है। आर्थर की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह नीचे उतरता रहता है। उसका दिल टूटने का कारण सिर्फ गिरना नहीं है, बल्कि यह विचार है कि बड़ा भाई बनने का उसका सपना उसकी पकड़ से फिसल रहा है। दृश्य एक व्यक्ति के कक्ष में बदल जाता है जिसे मार्लॉन के नाम से जाना जाता है। राजा ग्रे, जो हमारा लड़का आर्थर है, इस बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए कक्ष में आता है। मार्लॉन व्यक्त करते हैं कि वह परिषद का हिस्सा बनने के लिए कितने आभारी हैं, लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि इस पुरस्कृत पद के बावजूद वह कभी कभी उन प्रसिद्धि और महिमा से ईर्ष्या महसूस करते हैं जो राजाओं को उनकी जीत के बाद मिलती है। अंततः मार्लॉन राजा ग्रे की अप्रत्याशित यात्रा के उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें यहाँ एक बूढ़े आदमी से मिलने के लिए क्या लाया। तभी ग्रे चुपचाप अपनी हालिया जीत के बाद अर्जित किया हुआ युद्ध पदक निकालते हैं और उसे मेज पर रखकर वह जाने लगते हैं, यह घोषणा करते हुए कि वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस दुनिया में जहां जन्म दर में गिरावट और सीमित संसाधनों जैसी समस्याएं हैं, युद्धों की जगह द्वंद्व युद्धों ने ले ली थी और सेनाओं की जगह राजाओं ने। ग्रे उन राजाओं में से एक था, एक प्रमुख व्यक्ति जो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ता था। लेकिन ग्रे का पद छोड़ने का निर्णय थकावट या कौशल की कमी के कारण नहीं था। उसने अपना जीवन सबसे मजबूत बनने या अनंत महिमा में डूबने के लिए समर्पित नहीं किया था। जो वास्तव में उसे तोड़ दिया वह था खालीपन, उन लोगों की अनुपस्थिति जिन्हें वह प्यार कर सकता था, एक अनाथ जिसके सभी प्रियजन चले गए हैं। अब एक नई जिंदगी में आर्थर के रूप में पुनर्जन्म लेकर वह एक गहरी लालसा रखता है। वह इस जीवन में जो कुछ भी है उसे छोड़ने के लिए तैयार है, बस एक बार अशपुर लौटने और उन्हें फिर से देखने का मौका पाने के लिए। कुछ देर बाद आर्थर अपनी आंखें खोलने लगता है। उसे नहीं पता कि वह कहाँ है या वह जीवित क्यों है। पास में वह जादूगर की लाश को निर्जीव पड़ा देखता है। उस विकृत मुड़ी तुड़ी लाश को देखकर उसे तुरंत उल्टी जैसा महसूस होता है। फिर भी जब वह विशाल आकाश के नीचे पूरी तरह थका हुआ लेटा होता है, एक पत्ता नीचे गिरता है और उसके चेहरे पर आकर गिरता है, जिससे वह चौंक कर जाग जाता है। ये पास में जमीन पर पड़े पानी की थैली और खाने का बैग देखता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ आर्थर उनकी ओर रेंगता है। वह खाना उठाता है और जो कुछ भी है उसे खा लेता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह पर्याप्त पानी भी पी ले। खाने के बाद वह पूरी तरह से थक कर फिर से जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद वह फिर से अपनी आंखें खोलता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जवाब दे जाते हैं और वह फिर से गिर जाता है। इसके बावजूद वह अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर आखिरकार खड़ा हो जाता है। सबसे पहले वह जादूगर के मृत शरीर से खंजर निकालता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसे आखिरकार एहसास होता है कि वह जिस चट्टान से गिरा था वह कितनी ऊंची है। यह अविश्वसनीय है कि वह इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गया, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं है, इसलिए वह अपनी अकेली राह पर चलने लगता है। अचानक वह एक आवाज सुनता है जो उसे पुकार रही है। उसके मन में पहला विचार आता है कि शायद मृत जादूगर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आवाज फिर से गूंजती है, इस बार उसके शरीर की स्थिति के बारे में पूछती है। बेचारा लड़का अपनी हिम्मत जुटाता है और घबराते हुए जादूगर के मृत शरीर को छूने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि क्या यह जीवित है। लेकिन आवाज जल्दी से उसे आश्वस्त करती है कि यह लाश फिर से जीवित नहीं होगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आर्थर इस अप्रत्याशित आश्वासन पर राहत की सांस लेता है। हालांकि उसकी सतर्कता तुरंत वापस आ जाती है और वह रहस्यमय आवाज से पूछता है कि क्या वही उसे उस भयानक गिरावट से बचाने वाला था। आवाज बिना झिझक पुष्टि करती है कि उसने ही उसे बचाया था, लेकिन जब आर्थर उसकी पहचान के बारे में पूछता है तो आवाज रहस्यमय तरीके से कहती है कि वह जल्द ही इसके बारे में जान जाएगा। आर्थर को यह रहस्यमय आवाज जिस तरह से बात कर रही है पसंद नहीं है और वह स्पष्ट कर देता है कि वह इसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। हालांकि आवाज उसे शांतिपूर्वक याद दिलाती है कि वही उसे इस जगह से घर ले जा सकती है। घर का जिक्र होते ही आर्थर की याददाश्त ताजा हो जाती है और उसे अपने पीछे छोड़े माता पिता और निश्चित रूप से अपनी मां के पेट में बढ़ रहे भाई बहन की याद आती है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वे जायरीज तक सुरक्षित पहुंचे या वे ठीक भी हैं। चूंकि उसके पास इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब वह चाहता है, वह जल्दी से विनम्र हो जाता है और इस रहस्यमय अस्तित्व को शिष्टतापूर्वक मिस्टर वॉयस कहकर संबोधित करता है और पूछता है कि क्या वह इसे इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए परेशान कर सकता है। आवाज हंसती है, यह देखकर कि कैसे यह कभी घमंडी बच्चा जल्दी से विनम्र हो गया है। यह स्वीकार करता है कि उसे आर्थर की तेज बुद्धि पसंद है, लेकिन यह बताने से खुद को रोक नहीं पाता कि उसे मिस्टर कहे जाने पर नाराजगी होती है, जबकि वास्तव में वह एक महिला है। फिर भी चूंकि आर्थर के शब्द पर्याप्त रूप से विनम्र थे, आवाज उसे मार्गदर्शन करने का निर्णय लेती है। जल्द ही आर्थर का मन इस अचानक झटके से अभिभूत हो जाता है और वह अपने चारों ओर सब कुछ देखने लगता है, यहाँ तक कि दूर दूर के स्थान भी। इस अंतर्दृष्टि के साथ आर्थर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जिससे दोपहर तक उसे केवल कुछ हल्के दर्द और पीड़ा रह जाते हैं। लेकिन वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसने उसे बचाने के लिए कौन सा जादू इस्तेमाल किया। वह कैसे जानती थी कि वह गिर रहा है और उसने सिर्फ उसे ही क्यों बचाया। जितना अधिक आर्थर संभावित व्याख्याएं खोजने की कोशिश करता है, उतने ही अधिक प्रश्न उसके सामने आते हैं। अचानक आर्थर के कानों में पानी के बहने की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वह अपने रास्ते में बाधा डाल रहे एक विशाल पत्थर पर चढ़ता है और बिना किसी दूसरे विचार के नदी में कूद जाता है। जैसे ही वह ताजगी भरे पल का आनंद लेता है, रहस्यमयी महिला उसे उसकी बेफिक्री के लिए पुकारती है। वह उसके मर्दानगी के आकार पर भी सवाल उठाती है, इतनी छोटी बंदूक पर निराशा व्यक्त करती है। आर्थर अपमानित महसूस करता है और जल्दी से अपने कपड़े वापस पहन लेता है। अपनी यात्रा जारी रखने से पहले वह सुनिश्चित करता है कि वह अपनी पानी की थैली भर ले और अपनी ताकत बनाए रखने के लिए पर्याप्त खा ले।
चूंकि वह पहाड़ से पूर्व की ओर गिरा था, वह निश्चित रूप से एल्व्स के क्षेत्र के पास होना चाहिए, लेकिन उसे वह धुंध नहीं दिख रही है जिसके लिए फॉरेस्ट एल्शायर जाना जाता है। बीस्ट ग्लेड्स से यात्रा करने के बारे में उसकी चिंताएं इस तथ्य से शांत हो जाती हैं कि केवल छोटे जानवर ही मौजूद लगते हैं। हालांकि वह आश्चर्यचकित है कि उसने कोई मना बीस्ट नहीं देखा, क्योंकि यह क्षेत्र मना से भरपूर है। वह कुछ मना अवशोषित करने के लिए रुकना पसंद करेगा, लेकिन वह जानता है कि वह रुक नहीं सकता। उसके पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है, खासकर जब उसके लिए अपने माता पिता के पास वापस जाना अधिक महत्वपूर्ण है। गर्भवती, उसकी संभावित मृत्यु का तनाव उसके अंदर के बच्चे को खतरे में डाल सकता है, और अगर वे अभी भी जीवित हैं तो उसे उनके लिए वहां होना चाहिए। काफी देर तक चलने के बाद आर्थर अंततः उस जगह पर पहुंचता है जहां रहस्यमयी महिला रहती है। एक पल के लिए वह उसे चट्टानों के समूह के रूप में गलत समझ लेता है और उसे आखिरकार ढूंढने पर राहत महसूस होती है, लेकिन महिला जल्दी से उसे याद दिलाती है कि वह कोई संवेदनशील चट्टानों का ढेर नहीं है और कहती है कि अगर वह उससे मिलना चाहता है तो उसे दरार के अंदर जाना होगा। बिना हिचकिचाए आर्थर इस सुरंग के अंदर जाने लगता है, जिसमें से एक रहस्यमय हल्की चमक निकल रही है। वह अपने डर को निगलता है और मार्ग में और नीचे उतरता है। जैसे ही वह चलता है, अचानक ठोकर खाकर एक खाई में गिर जाता है जो रहस्यमय नीली ऊर्जा से चमक रही है, और अंततः ठोस जमीन पर जोर से गिरता है। टकराव भयंकर होता है और उसका जबड़ा बहुत दर्द करता है। फिर भी आर्थर खुद को उठने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है वह फिर से गिर जाता है। उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा है, इतना डरावना कि वह डर के मारे खुद ही गिर जाता है। लेकिन जैसा कि पता चलता है, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी महिला है जो अब तक उससे बात कर रही थी। जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, आर्थर अविश्वसनीय रूप से घबरा जाता है। उसका जबड़ा डर के मारे खुला रह जाता है। लड़की सुझाव देती है कि वह अपना मुंह बंद कर ले जब तक कि वह नहीं चाहता कि उसमें कीड़े घुस जाएं। फिर वह अपनी विशालकाय हाथ उसकी ओर बढ़ाती है, जिससे वह थोड़ा डर जाता है। शांतिपूर्वक वह समझाती है कि उसे एक आयामी दरार खोलने में कुछ समय लगेगा, जो उसे घर ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। तब तक वह सुझाव देती है कि वह उनके चारों ओर के रहस्यमय पौधों द्वारा प्रदान किए गए पोषण का आनंद ले। आर्थर अपना सिर झुकाता है और आभार व्यक्त करता है, फिर पास के अजीब चमकते फलों की ओर बढ़ता है। वे इतने चमकदार हैं कि वह सचमुच उनकी सतह में अपनी उदास परछाई देख सकता है। वह दुख महसूस करता है क्योंकि फल उसे अपने परिवार के साथ बिताए गए समय की याद दिलाते हैं। जब वह इन विचारों में खो जाता है तो महिला राक्षस अचानक उसे पीछे से चौंका देती है। अचानक डर के कारण आर्थर अनजाने में अपने हाथ में नाजुक फल को कुचल देता है, जिससे उसका रस उसके चेहरे पर बिखर जाता है। बाद में दोनों फल खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाते समय आर्थर अंततः तय करता है कि इस प्राणी को अपना परिचय देना चाहिए। राक्षस तुरंत अपना नाम सिल्विया बताती है। नामों के आदान प्रदान के साथ आर्थर का सिल्विया की उपस्थिति का प्रारंभिक डर धीरे धीरे कम हो जाता है और वह उन सभी सवालों को पूछना शुरू करता है जो उसके मन में गिरने के बाद से थे। ये जगह कहाँ थी? वह यहाँ अकेली क्यों थी? वह कहाँ से आई थी? उसे वह घाव कैसे लगा? और सबसे महत्वपूर्ण, उसने उसे क्यों बचाया? सिल्विया उसके पहले सवाल का जवाब देते हुए बताती है कि यह जगह बीस्ट ग्लेड्स और एल्शायर के जंगल के बीच की एक संकरी पट्टी है। इस क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वह किसी को भी पास आने से रोकती रही है। इसके अलावा यहाँ वैसे भी बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए आर्थर मूल रूप से उसकी सीमा में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति है। अब उसके साथ अधिक सहज महसूस करते हुए आर्थर उसे अनुमति देता है कि वह उसे आर्ट कह सकती है, जैसे उसका परिवार करता है। सिल्विया इसे सिर हिलाकर स्वीकार करती है और उसके दूसरे सवाल पर आगे बढ़ती है। वह बताती है कि वह यहाँ अकेली है क्योंकि उसके साथ रहने के लिए कोई नहीं बचा है। उसके कई दुश्मन हैं जो बेताबी से कुछ चाहते हैं जो उसके पास है। उन शत्रुओं के साथ उसकी आखिरी लड़ाई, जिसके बाद वह भागने में सफल रही, ने उसके सीने पर घाव छोड़ दिया। जहां तक आर्थर को बचाने का सवाल है, वह स्वीकार करती है कि वह उसके साहस और उसके द्वारा किए गए बलिदान से प्रभावित हुई थी, या शायद यह सिर्फ इसलिए था कि वह अकेली हो गई थी और किसी से बात करना चाहती थी। जो भी हो, वह खुद भी पूरी तरह से नहीं जानती कि उसने उसे पहली बार में क्यों बचाया। फिर वह माफी मांगती है, ये समझाते हुए कि उसे रात के लिए माफ करना होगा क्योंकि उसकी चोट सड़ रही है और उसे कल आयामी दरार पर काम करने के लिए अच्छी स्थिति में होना चाहिए। आर्थर उसे विनम्रता से धन्यवाद देता है और उसे शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देता है। जब काले कवच में वह प्रभावशाली आकृति दूर चली जाती है तो वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि वह कितनी अकेली लगती है। जाने से पहले सिल्विया उसे एक अंतिम जानकारी साझा करती है, जबकि उसकी दृष्टि उसके परिवार और दोस्तों के सटीक स्थान तक नहीं पहुंच सकती। वह उसे आश्वस्त करती है कि वे सभी सुरक्षित हैं। यह खबर सुनकर आर्थर कुछ पल के लिए निशब्द हो जाता है, लेकिन फिर वह भावनाओं से अभिभूत हो जाता है, यह जानकर कि वे सुरक्षित हैं। खुशी के आंसू बहते हैं जब वह मुस्कुराता है और उसे वह अच्छी खबर देने के लिए धन्यवाद देता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। समय बीतने के साथ सिल्विया और आर्थर ने हर तरह की बातें करते हुए घंटों बिताए। जब भी वह पोर्टल तैयार नहीं कर रही होती थी, वे घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि उन्होंने लगभग हर पल एक दूसरे की संगति में बिताया। हालांकि सिल्विया ने कभी अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं की, आर्थर धीरे धीरे समझने लगा कि यह रहस्यमयी व्यक्ति वास्तव में किस तरह का इंसान था। इस कवच पहने रहस्यमयी महिला के साथ रहने के बाद आर्थर ने समझ लिया था कि सिल्विया किसी किताब को उसके कवर से मत आंकिए वाक्यांश का जीवंत उदाहरण थी। उसके डरावने दिखने के विपरीत वह दयालु, कोमल, धैर्यवान और गर्मजोशी से भरी हुई थी। जिस तरह से वह उसकी देखभाल करती थी, उसे उसकी माँ की याद दिलाती थी, जो कोमल और दयालु थी, लेकिन जब जरूरत होती थी तो थोड़ी सख्त भी होती थी, खासकर जब वह गलत होता था। सख्ती की बात करें तो आर्थर को कुछ अप्रिय याद आता है। एक समय था जब उसने उन डाकुओं के प्रति अपनी दुश्मनी व्यक्त की थी जिन्होंने उस पर और उसके परिवार पर हमला किया था। उस घृणित गिरोह के नेता की छवि उसके मन में बसी हुई है और वह जानता है कि जब तक वह उस बदमाश को पकड़ नहीं लेता, उसके विचार शांत नहीं होंगे।
तभी सिल्विया अचानक उसकी माथे पर उंगली से धक्का देती है, जिससे वह कई फीट दूर जा गिरता है। जबकि वह मानती है कि वह गलत नहीं है और उन डाकुओं को मौत मिलनी चाहिए थी। यही कारण था कि उसने उस जादूगर को नहीं बचाया जो उसके साथ गिरा था। हालांकि वह स्पष्ट करती है कि उसके दिल को नफरत और बदले की भावना से भरने देना अंततः उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। इसके बजाय वह उसे गर्व से जीने के लिए कहती है, अपनी नजरें आगे की ओर रखते हुए प्रतिशोध के बोझ से मुक्त। वह फिर से दुर्भाग्य का सामना करेगा, लेकिन उसे दुख और क्रोध को अपने मन को खराब नहीं करने देना चाहिए। इसके बजाय उसे उनसे सीखना चाहिए, भविष्य का सामना करना चाहिए मुस्कान के साथ, और तभी वह वास्तव में विजयी होगा। आर्थर को किसी ऐसे व्यक्ति से नैतिकता और जीवन पर व्याख्यान की उम्मीद नहीं थी जो बुराई का प्रतीक लगता था। फिर भी उसके शब्दों ने उसे गहराई से प्रभावित किया। विचारों में खोया हुआ वह मुश्किल से ध्यान देता है जब वह उसे उसके विचारों से बाहर खींचती है, उसे याद दिलाते हुए कि वह उसे दिया गया फल खत्म करे। जैसे ही वह खाता है, वह देखता है कि उसकी चोट और खराब दिख रही है। वह जल्दी से उसे आश्वस्त करती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी चोट का समय समय पर बिगड़ना सामान्य है। फिर भी उसके मन में कुछ और है। उसकी समझ के अनुसार मनुष्य आमतौर पर 12 या 13 साल की उम्र में अपने मनाकोर को जागृत करते हैं, तो उसने पहले ही अपना कोर कैसे बना लिया और कई पूरी तरह से प्रशिक्षित जादूगरों से अधिक कुशलता से मना का उपयोग करना कैसे सीख लिया। उसके सवाल के जवाब में आर्थर गर्व से बताता है कि वह बस एक जन्मजात प्रतिभा है। अगर ऐसा है तो वह कहती है कि उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ है। यह एक तकनीक है, ध्यान करने और चलते समय मना को अवशोषित करने का तरीका, और शायद लड़ाई के दौरान भी अगर वह पर्याप्त कुशल है। जब वह तकनीक का प्रदर्शन करती है तो आर्थर इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाती है। सिल्विया फिर समझाती है कि मनुष्य का अक्सर मना के मामले में बहुत सीधा दृष्टिकोण होता है। इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए उसे सरल, बिना सोचे समझे आंदोलनों से शुरू करना होगा और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये अमूर्त शब्द आर्थर के लिए ज्यादा मददगार नहीं है। इसलिए सिल्विया समझाने की कोशिश करती है कि मैनाबिस्ट इसे स्वाभाविक रूप से करना सीखते हैं। हालांकि चूंकि मनुष्य आमतौर पर बहुत बाद में जागते हैं, उनके शरीर इस तरह के मल्टीटास्किंग में सक्षम नहीं होते। यह तथ्य आर्थर पर लागू नहीं होता। इसलिए अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो उसे सफल होना चाहिए। ये कुछ प्रोत्साहन के शब्द आर्थर को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त हैं, और वह वादा करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा अगर ऐसा है। जब सिल्विया एक दरार बना रही होती है, आर्थर ध्यानपूर्वक अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि उसकी गलत हरकत के कारण वह ठोकर खा जाता है। इस कौशल का पूरी तरह से अभ्यास करने का मतलब है कि वह कुशलता से लड़ सके, जबकि अंदर की ओर मना का स्थिर प्रवाह बनाए रखे। लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाता और वह अपना अभ्यास जारी रखता है। वह लगातार झूलता और अभ्यास करता रहता है, अपने चारों ओर की मना को अवशोषित करने की कोशिश करता है। अंततः वह इसे समझ जाता है और मना अवशोषण की कला में निपुण हो जाता है। वह खुशी खुशी अपनी छोटी सी उपलब्धि सिल्विया के साथ साझा करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह पहले से ही थक चुकी है और जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उसे वहां निर्जीव देखकर आर्थर घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी चोट ने उसे हरा दिया है और उसके विशाल शरीर से बहता खून क्षेत्र को भर रहा है। वह जल्दी से उसका विशाल हाथ पकड़ता है और अपनी छोटी काया की पूरी ताकत से उसे सफलतापूर्वक पलट देता है, केवल यह देखने के लिए कि उसकी चोट और बिगड़ रही है। लेकिन जब वह आगे देखता है तो वह दरार जो वह बना रही थी अंततः पूरी हो चुकी है और यात्रा के लिए तैयार है। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि इस पूरे समय जब वह पोर्टल बनाने पर काम कर रही थी, उसकी चोटें और भी खराब हो रही थीं। यह एहसास उसे तबाह कर देता है। यह सोच कि उसने उसके लिए यह पोर्टल बनाने की कोशिश में कष्ट सहा और उसने अब तक ध्यान भी नहीं दिया, उसे तोड़ देती है। तभी सिल्विया अपनी कमजोर आवाज में बोलती है और उसे आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक है। आर्थर कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके पास चिपके रहने के। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं क्योंकि वह दिल खोलकर रोता है। उसे नहीं पता कि यह कैसे ठीक हो सकता है जब वह उसे इस तरह छोड़ने वाली है। ये सोचकर कि उसने उसके लिए अपनी जिंदगी त्याग दी है, उसका दिल और भी दुखता है। उस पल में आर्थर रोता है। वह जितना स्वीकार करना चाहेगा उससे अधिक देर तक रोता है और पहली बार वह उस बच्चे की तरह रोता है जैसा वह बाहर से दिखता है। सिल्विया उसे धीरे से याद दिलाती है कि उनका साथ कम समय का है और वह नहीं चाहती कि यह समय खुद को दोष देने में बर्बाद हो। लेकिन आर्थर नहीं जानता कि वह खुद को दोष कैसे न दे। वह खुद को बलिदान कर रही है ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। हालांकि सिल्विया आभारी है। आर्थर की वजह से वह आखिरकार इस त्यागी हुई गुफा को थोड़ी जल्दी छोड़ पाएगी और सिर्फ इसी कारण से उसे कोई पछतावा नहीं है। जल्द ही उसका शरीर विघटित होने लगता है, राख में बदल जाता है। जैसे ही वह काला कवच टूटकर गिरता है, उसकी जगह एक जोड़ी चमकदार सफेद पंख प्रकट होते हैं। उसके सामने सिल्विया एक नए रूप में खड़ी है जिसमें वह पहले से कहीं अधिक अपने जैसी दिखती है। आर्थर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सिल्विया एक ड्रैगन निकलेगी। वह इसे स्वीकार करती है। वह एक ड्रैगन है, या कम से कम इंसान उसे ऐसा ही कहेंगे। हालांकि वह उसे याद दिलाती है कि उन्हें छोटी मोटी बातों में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसे पोर्टल को पूरा करने के लिए अपनी मूल रूप का उपयोग करना होगा, और अब जब उसकी ओट हट गई है तो उसके दुश्मन जल्द ही उसके पीछे आएंगे। उसे अलग होने से पहले वह उसे बताती है कि कुछ बातें हैं जो उसे कहनी है। वह उसे इंद्रधनुष जैसे अंडे के साथ अपनी कुछ पंख देती है। वह उसे बताती है कि अंडे की आभा छुपाने के लिए उसे उसके पंखों से गर्म करें। आर्थर इससे पहले कि समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, वह अचानक उससे टकरा जाती है। उसी क्षण किसी प्रकार की प्रतिक्रिया से उसके कपड़े फट जाते हैं और उसकी त्वचा पर पैटर्न उभरने लगते हैं। सिल्विया उसे आश्वस्त करती है कि समय के साथ वह सब कुछ समझ जाएगा। अब जब उसने जो करना था कर लिया, वह पोर्टल खोलने का निर्णय लेती है। उसके पास इसे सीधे उसके घर तक ले जाने का समय नहीं है, लेकिन यह उसे इंसानों के करीब ले जाना चाहिए। वह उसे जल्दी करने और पोर्टल में कूदने
के लिए कहती है। जैसे ही वह कूदने वाला होता है, छत से पत्थर गिरने लगते हैं। सिल्विया जल्दी से अपने विशाल पंख फैलाती है और उसे कुचले जाने से बचा लेती है। विनाश के लिए जिम्मेदार एक डरावना व्यक्ति है जो अजीब तरह से सिल्विया जैसा दिखता है। वह सिल्विया को औपचारिक रूप से संबोधित करता है, अनुरोध करता है कि वह अपनी जिद छोड़ दे और उसे सौंप दे। अगर वह मान जाती है तो वह शायद उसके घाव भी ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि आर्थर भी देख सकता है कि यह नया व्यक्ति सिल्विया के पहले लिए गए रूप से काफी मिलता जुलता है। फिर सिल्विया एक क्षमता का उपयोग करती है जो उसके चारों ओर समय को स्थिर कर देती है। केवल वही और आर्थर ही हिल सकते हैं या बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण खुलासा करने के लिए है। वह स्वीकार करती है कि उसने जानबूझकर परिवहन मंत्र को लंबा खींचा ताकि वह अधिक समय बिता सके उसके साथ। वह समझती है कि यह उसके लिए स्वार्थी था, लेकिन उसके पास एक और स्वार्थी अनुरोध है जिसे वह चाहती है कि वह पूरा करे। वह उससे कहती है कि उसे दादी कहे, बस इस बार। आर्थर, जो पूरी तरह से यह समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या कह रही है, अविश्वास में उसे देखता है। लेकिन समय रुका हुआ है और उनका पल स्थिर है। वह उससे कहता है कि इसके बजाय उसके साथ इस जगह को छोड़ दे। सिल्विया के आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं जब वह आर्थर से कहती है कि वह उसके साथ नहीं जा सकती। इससे पहले कि वह और विरोध कर सके, वह उसे एक अंतिम कड़वे मीठे विदाई के साथ जबरदस्ती पोर्टल में धकेल देती है। जैसे ही वह दरार से गुजरता है, आर्थर उसे आखिरी बार पुकारता है, उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसे दादी कहकर संबोधित करता है। उसके शब्द सिल्विया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हैं। वह उसे धीरे से धन्यवाद देती है और उन विदाई शब्दों के साथ उनकी कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन आर्थर की कहानी जारी रहती है। वह ऊंचे पेड़ों से घिरे एक घने जंगल में उतरता है। उसके मन में केवल उसी का ख्याल है। उसका सीना दुख से ही नहीं बल्कि निराशा और गुस्से से भी भरा हुआ है। उसे पता है कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा और इस एहसास का बोझ असहनीय है। वह केवल चिल्ला सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसके खोने से तबाह हो गया है। 4 महीने तक सिल्विया उसके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति रही थी, उसके सिर में उन यादों को भरते हुए जो अब मिटने से इनकार करती हैं। एक समय के लिए जो क्षणिक और शाश्वत दोनों लगता था, उसने उसे अपने खून की तरह माना। उसने उसे वह दिया जो इस दुनिया में आने के बाद से उसे कमी थी, देखभाल, मार्गदर्शन और प्यार। लेकिन ऐसा लगता है कि यह वास्तव में अंत नहीं है। जैसे ही वह वहां लेटा होता है, उसे उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन यह एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश ही है। सिल्विया ने अलग होने से पहले इसे उसके दिमाग में बसा दिया था, उसे अपनी आखिरी याद के रूप में छोड़ते हुए। सिल्विया का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश शुरू होता है। वो आर्थर से कहती है कि वह पूरी सच्चाई जानने के लिए अभी तैयार नहीं है। उसका शरीर अभी भी 4 साल की उम्र के लड़के जैसा है, हालांकि उसका मनाखोर पहले ही गहरे लाल चरण में पहुंच चुका है। यह चाहती है कि उसने उसे एक विदाई उपहार, एक अनोखी इच्छा से भर दिया है। एक जादूगर के रूप में उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इस उपहार का उपयोग कितनी अच्छी तरह से सीखता है। लेकिन आर्थर इस तथाकथित उपहार के लिए विशेष रूप से आभारी महसूस नहीं करता। उसके भीतर कड़वाहट उमड़ रही है। दुख, गुस्सा और अपराध बोध उसके विचारों को धुंधला कर रहे हैं, जैसे कि वह उसकी भावनाओं को महसूस कर सकती है। सिल्विया को पता है कि वह अभी कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि उसके पास अभी भी एक परिवार है जो उसका इंतजार कर रहा है और इस जीवन में एक उद्देश्य पूरा करना है। उसकी एकमात्र इच्छा है कि वह बचपन की खुशियों और मासूमियत को अपनाए और एक दिन ऐसा व्यक्ति बने जिस पर उसके माता पिता और वह गर्व कर सकें। सिल्विया का संदेश एक वादे के साथ समाप्त होता है। जब उसकी मनाकोर सफेद चरण को पार कर जाएगी तो वह उससे फिर से सुनेगा। उस समय वह उसे सब कुछ समझाएगी। तब तक वह किंग ग्रे को अलविदा कहती है। उसके पिछले जीवन के शीर्षक का उल्लेख आर्थर का ध्यान खींचता है, जो अपनी जगह पर जमे हुए खड़ा है। उसका मन पूरी तरह से भ्रमित है। सबसे बड़ा सवाल जो उसे परेशान करता है वह यह है कि उसे उसकी असली पहचान कब से पता है और वह उसे पहली बार में कैसे जानती थी। अभी के लिए वह उसके बारे में सभी विचारों को दरकिनार कर अपने वर्तमान संकट पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर वह इस जीवन को केवल बदले के लिए प्रशिक्षण में बिताता है तो यह उसके पिछले जीवन से बहुत अलग नहीं होगा। इसलिए अब से उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन पहले वह सोचता है वह आखिर है कहाँ। वह मना अवशोषण तकनीक को सक्रिय करता है और दिव्य गति से जंगल के माध्यम से दौड़ता है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद आर्थर को एहसास होता है कि मना का उपयोग करने के बावजूद उसकी दृष्टि अभी भी कुछ हद तक सीमित है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है, वह एल्शायर जंगल के गहरे हिस्से में है। हालांकि वह अभी भी सिल्विया द्वारा सिखाई गई मना रोटेशन को मुश्किल से ही उपयोग कर पा रहा है। अब वह जादू को अधिक समय तक बनाए रख सकता है। हालांकि बहुत समय तक इधर उधर भटकने के बाद भी उसे अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है। सिल्विया ने उससे वादा किया था कि वह अन्य मनुष्यों के पास पहुंचेगा, लेकिन अब तक उसने उनका कोई निशान नहीं देखा है। पेड़ों के बीच कूदते हुए जो अनंत काल जैसा लगता है, आर्थर को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वह पेड़ों के बीच यात्रा करने में माहिर बंदर हो। अचानक वह एक मानव की उपस्थिति महसूस करता है। जल्दी से वह पेड़ से पेड़ पर कूदता है और नीचे एक गाड़ी देखता है। वह अपनी कलाबाजी कौशल का उपयोग करके थोड़ा नीचे उतरता है और सुरक्षित दूरी से वह सुनने की कोशिश करता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये गंदे कमीने अच्छे लोग नहीं लगते। उन्होंने अभी अभी एक महिला को पकड़ा है और वह एक एल्फ है। चूंकि वह युवा और अछूती है, वे पहले से ही उसके जरिए धन कमाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन आर्थर के चेहरे पर उभरी नाराजगी और गुस्सा साफ बताता है कि ये कमीने यहां से जिंदा नहीं निकलने वाले। एल्फ से पैसा कमाना तो दूर की बात है। आर्थर को नहीं पता था कि इन सुअरों ने जंगल के शिकारी कुत्तों को कैसे हासिल किया, लेकिन वह जानता था कि उनमें से एक को पकड़ना इस जंगल से बाहर निकलने का उसका सबसे अच्छा दांव होगा। और जहां तक गुलाम व्यापारियों की बात है, वह उन्हें अपनी भड़ास निकालने के लिए पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जितना आर्थर घर वापस जाने के लिए उत्सुक है, वह जानता है कि वहां पहुंचने के लिए उसे अभी भी एक ठोस योजना की जरूरत है। पहले उन गुलाम व्यापारियों से निपटना सबसे अच्छा कदम है, लेकिन वह बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहता। उन चारों पर सीधे हमला करना आत्महत्या होगी, इसलिए वह चुपचाप उनका पीछा करता है। वह धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, सही अवसर की तलाश में। जब उनके पहरेदार सतर्क न हो, तब हमला करने के लिए
अपनी ताकत जुटाता है। जैसे ही रात होती है, आखिरकार उसके लिए कदम उठाने का समय आ जाता है। आर्थर अपनी योजना को अंजाम देता है और पास के पेड़ में एक अखरोट फेंकता है, जिससे तुरंत शिकारी कुत्ते सतर्क हो जाते हैं। एक आदमी अपने साथी से कहता है कि कुत्तों को चुप कराओ, इससे पहले कि वे जाग जाएं और जंगल में छिपे सभी खतरों को आकर्षित कर लें। जब एक आदमी कुत्तों के साथ व्यस्त होता है तो आर्थर इस मौके का फायदा उठाता है। वह उस कमीने के ठीक सामने प्रकट होता है और अपनी मना से भरी हुई हाथ की एक तेज कट से वह आदमी के गले को एक ही वार में काट देता है। उस कमीने को गिराने के बाद आर्थर उसकी लाश से लूटपाट करता है, आदमी की चीजों से एक अच्छी दिखने वाली खंजर उठाता है। इस बीच दूसरा मोटा आदमी, जिसने अपने दोस्त को कुत्तों को चुप कराने के लिए भेजा था, सोचने लगता है कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, खासकर जब से कुत्ता चीजें शांत हो गई हैं। जब वह जांचने जाता है तो आर्थर भी उस पर हमला करता है, एक सटीक वार से उसकी गर्दन काट देता है जैसे पहले की थी। दो गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी दो बचे हैं और आर्थर का शरीर पहले से ही प्रयास से थकने लगा है। अचानक गाड़ी के अंदर की एल्फ लड़की हंगामा करने लगती है, जो आर्थर बिल्कुल नहीं चाहता था। बाकी दो गुंडे अपनी आरामदायक जगहों से बाहर निकलते हैं और अपने गायब साथियों को ढूंढने लगते हैं। आर्थर गाड़ी के पीछे छिपा रहता है, लेकिन उनमें से एक को कुछ आभास होता है और वह हमला करता है। आर्थर मुश्किल से वार को रोक पाता है और पलटवार करते हुए उस आदमी की टांगें काट देता है। दर्दनाक चीख रात में गूंज उठती है, जिससे दूसरे डाकू का ध्यान आकर्षित होता है, जो विपरीत दिशा में खोज कर रहा था। वह जल्दी से वापस दृश्य पर आता है, अपने दोस्त को जमीन पर तड़पते हुए पाता है, जो घातक रूप से घायल है। घायल गंजा बदमाश अपने दोस्त को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि जिस बच्चे से वे निपट रहे हैं वह एक जादूगर है। जादूगर का जिक्र सुनकर लंबे बालों वाले डाकू की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह उत्सुकता से तलवार को एक तरफ फेंक देता है और अपने नंगे हाथों का उपयोग करने का विकल्प चुनता है, स्पष्ट रूप से इस सुनहरी मुर्गी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जिसे वह पकड़ने वाला है। आखिरकार अगर वे इस लड़के को अच्छी हालत में बेचते हैं तो यह शायद एल्फ लड़की से भी ज्यादा कीमत ला सकता है। यह सोचकर वह आगे बढ़ता है। आर्थर समय पर कूद जाता है और जवाब में एक पत्थर उस कमीने के चेहरे पर फेंकता है। पत्थर इतनी ताकत से लगता है कि आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। आर्थर उसकी चकराई हुई स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उस पर एक मना प्रेरित खंजर फेंकता है, लेकिन डाकू उसे हवा में ही पकड़ लेता है। यह हमला केवल इस बदमाश को और अधिक उत्सुक करता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस बच्चे के पास वाकई कुछ खतरनाक चालें हैं। डाकू एक शक्तिशाली किक मारता है, जो आर्थर को इतनी ताकत से लगती है कि उसका छोटा शरीर हिल जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। एक पल के लिए आर्थर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, हांफता हुआ और असुरक्षित। डाकू बिना झिझक के उसे जमीन से उठाकर अपनी पकड़ में ले लेता है, लेकिन आर्थर चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं है। वह जल्दी से इस बदमाश की कलाई पकड़ लेता है और अपने हाथ में मना संकेंद्रित करने लगता है। एक विशेष क्षण में तकनीक एक विस्फोट करती है, जो डाकू के हाथ को जला देती है और पूरी तरह से बेकार कर देती है। डाकू अपने जले हुए हाथ के कारण दर्द में चिल्लाता है। यह हमारे लड़के के लिए हमला करने का स्पष्ट मौका है और वह इसे भुनाने में संकोच नहीं करता। वह अपनी चाकू फेंकता है और आदमी का गला काट देता है, उसे वहीं खत्म कर देता है। अब केवल गंजा आदमी बचा है, जो पहले से ही जमीन पर तड़प रहा है, दया की भीख मांग रहा है, क्योंकि उसकी कटी हुई टांगें उसे पूरी तरह से अचल बना देती हैं। लेकिन आर्थर ने ऐसे बदमाशों के लिए दया की अवधारणा को बहुत पहले छोड़ दिया था, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह काम पूरा करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई भी जंगल से जीवित न जाए। इन बदमाशों से निपटने के बाद वह डरपोक एल्फ लड़की की ओर मुड़ता है, जिसकी पहली प्रवृत्ति हमारे लड़के को देखकर डर के मारे सिकुड़ने की होती है। वह धीरे धीरे कुछ मीठी बातें और सांत्वना देने वाले शब्दों से उसके सारे डर को दूर करने की कोशिश करता है, और जब वह शांत हो जाती है तो वह उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हटा देता है। अब जब उसने उसे बचा लिया है, वह अपना रास्ता खुद चुनने का फैसला करता है, लेकिन अकेले छोड़े जाने का विचार लड़की को डरा देता है, इसलिए वह जल्दी से अपनी प्यारी विनती भरी आंखों से उससे चिपक जाती है। आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि चूंकि उसने उन बुरे लोगों का ख्याल रखा है, वे अब उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इस जंगल में आमतौर पर एल्फ सुरक्षित रहते हैं, लेकिन लड़की जल्दी से अपना सिर हिलाती है और उसे याद दिलाती है कि जानवर केवल वयस्कों से डरते हैं और उसके माता पिता ने कहा था कि बच्चे हाउंड्स या गोलेम पेड़ों द्वारा खा लिए जाएंगे। बेबीसिटर बनने का विचार आर्थर को पसंद नहीं आता, लेकिन चूंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वह अनिच्छा से उससे पूछता है कि उसका घर कितनी दूर है, जिस पर लड़की बेपरवाही से जवाब देती है कि उसे नहीं पता। वह एक लंबी सांस छोड़ता है और चलने लगता है, उसे आश्वस्त करते हुए कि वह सिर्फ उनके लिए कुछ सामान इकट्ठा करने जा रहा है। हालांकि उसने आगे की यात्रा के लिए जो कुछ भी हो सकता था बचा लिया, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा और उसे वापसी की यात्रा के बारे में भी सोचना था। उसे यह देखकर काफी दुख होता है कि वे इस गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत तेज होती, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वे सबकी नजरों में आ जाते। वह एल्फ्स को खोजने की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा हो सकता है जो उसे मानव साम्राज्य वापस ले जा सके। अपनी आपूर्ति की खोज के दौरान उसे गाड़ी में कुछ कपड़े मिले और वह उन्हें छोटी एल्फ को देता है और कहता है कि यह चोगा पहन लो, क्योंकि शायद ठंड हो जाएगी। छोटी महिला उनके दयालु इशारे के लिए खुश है और वह उसके सिर पर थपकी देते हैं। इसके साथ ही वे अपने घरों की ओर जाने के लिए तैयार हैं। जिस दिशा की ओर उसने इशारा किया, उस ओर चलते हुए आर्थर को उस एल्फ बच्चे के बारे में और जानकारी मिली। उसका नाम टेसिया एरेलिथ है और वह अपने परिवार से बिछड़ गई और जंगल में अकेली रह गई। वह उससे पूछती है कि क्या वह मानव राज्य से है। जब भी वह मानव राज्य को याद करती है तो उसे केवल वही अफवाहें याद आती हैं जो कहती हैं कि सभी पुरुष मानव विकृत होते हैं और उनकी एक से अधिक पत्नियां होती हैं। अपनी यात्रा में वे इस तरह समय बिताते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते और मजाक करते हुए। रात हो गई और उन्होंने जंगल के बीच में अपना शिविर लगाया। आर्थर ने बाहर पहरा देने का फैसला किया और सुझाव दिया कि वह इस बीच कुछ नींद ले ले।
जैसे ही टेसिया एरलिथ शिविर के अंदर कुछ अच्छी तरह से अर्जित आराम के लिए गई, आर्थर अकेले चमकते सितारों के नीचे बैठ गया। जब वह अपनी स्थिति पर विचार करता है तो हमें पता चलता है कि उसका प्रारंभिक योजना अपने समय का उपयोग यह समझने के लिए करना था कि सिल्विया ने उसके लिए क्या छोड़ा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए इंतजार करना होगा जब तक वह उस एल्फ लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा देता। लड़की बाहर आती है और सुझाव देती है कि वह भी कुछ आराम कर ले। हालांकि उसकी दादी ने उसे लड़कों के साथ बिस्तर साझा करने से मना किया है। वह कहती है कि वह एक बार अपवाद बनाएगी, लेकिन आर्थर उसे बताते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। शिविर में वापस जाने से पहले लड़की उसे याद दिलाती है कि अगर जानवर उसे देखेंगे तो उनके प्रकट होने की संभावना अधिक है, इसलिए वह चाहती है कि वह अंदर आ जाए, भले ही वह पहरेदारी पर हो, क्योंकि यह दोनों के लिए अधिक सुरक्षित है। आखिरकार आर्थर उसकी इच्छाओं के आगे झुक जाता है और वे दोनों एक ही बिस्तर में चले जाते हैं। अगले दिन आम आते हैं और अपनी अच्छी तरह से कमाई गई झपकी के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। अपरिचित परिवेश और तेजी से बीतते समय को अपनी प्रगति के एकमात्र संकेतक के रूप में देखा। आर्थर स्वीकार करते हैं कि परिवार की चिंताएं और घर वापस जाने की अधीरता ने उन्हें अच्छे मूड में नहीं रखा, लेकिन जो यात्रा को लगभग असहनीय बना देता था वह था उनके मनाकोड़ से आने वाला पीड़ा देने वाला दर्द, जो समय समय पर अप्रत्याशित रूप से होता था। और उनका दर्द रोजमर्रा की घटना बन गया है। हर दिन जब वह जागता है उसे यह अचानक से महसूस होता है। एक विशेष दिन उनकी यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि उनका पीछा जंगली भेड़िए कर रहे हैं, लेकिन मेरा आदमी पीछे मुड़कर भी नहीं देखता जब वह चाकू फेंकता है जो भेड़िए के सिर के पास पेड़ में धंस जाता है। और जल्द ही इन सभी बेचारे लोगों को उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका लगता है। जबकि टेसिया एरालिथ अपनी उंगली अपने आगे की दिशा में इशारा करती है, आर्थर को फिर से अपने सीने में असहनीय दर्द होता है। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है ताकि टेसिया को उसकी दयनीय स्थिति न देखनी पड़े, क्योंकि उसे डर है कि वह केवल चिंतित होगी। एक और रात आती है और वे जंगल के बीच में अपना शिविर लगाते हैं और इसी तरह एक और दिन आ जाता है। दिन इसी तरह बीतते हैं और टेसिया ने उनके अस्पष्ट परिवेश को अधिक से अधिक पहचानना शुरू कर दिया, जो एक सकारात्मक संकेत था। हालांकि उनकी गति धीमी हो गई थी क्योंकि टेसिया का शरीर लगातार यात्रा के बोझ को सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसकी छोटी कंधों से कुछ बोझ कम करने के लिए आर्थर उसका सामान खुद ले लेता है। हालांकि आर्थर के लिए भी यह आसान नहीं था। अपने शरीर को मना से मजबूत करने के बावजूद दर्द बढ़ता रहा और चिंतित एल्फ से इसे छुपाना कठिन होता गया। एक और रात आती है और फिर से दिन में मिल जाती है। एक दिन जब वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, टेसिया एक अजीब अनुरोध करती है। चूंकि वे एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं, वह सोचती है कि क्या वह उसे आर्ट कह सकती है जैसे उसकी परिवार करता है। खैर, हमारा लड़का उसे तुरंत हरी झंडी दे देता है। टेसिया को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा, इसीलिए इस कारण से आर्थर जानबूझकर नाटकीयता से काम लेने का फैसला करता है। सबसे डरावने तरीके से वह कहता है कि उसे बहुत सम्मानित महसूस होगा अगर टेसिया एरालिथ इस विनम्र देहाती लड़के को आर्थर कहकर बुलाए। लड़की उसके गालों को चुटकी काटती है उसे इस तरह चढ़ाने के लिए, और जैसे ही उनकी नोकझोंक जारी रहती है, टेसिया अचानक कुछ नोटिस करती है। वह खुशी खुशी उस दिशा में दौड़ती है, जबकि हमारा लड़का उतना उत्साहित नहीं है। जहां तक वह देख सकता है वहां सिर्फ काई, पत्ते, धुंध, पेड़ और बहुत सारे पेड़ हैं। खैर, उनकी यात्रा जारी रहती है और मैं ईमानदारी से कहूं तो यह उन सबसे लंबी यात्राओं में से एक है जिसका मैंने मनहवा में सामना किया है। हालांकि यह यात्रा चरित्र विकास के लिए अपनी भूमिका निभाती है और इसके कारण हमारा लड़का उस छोटी लड़की के और करीब आ गया है। मानसिक उम्र के अंतर के बावजूद वे बहुत करीब आ गए हैं। एक और दिन आता है जो अज्ञात जंगलों की खोज का एक और दौर लाता है। ऐसा लगता है कि यह लंबी यात्रा आखिरकार सफल हो गई है क्योंकि वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। अपने चारों ओर के सभी पेड़ों को महसूस करने के बाद टेसिया को आखिरकार वह पेड़ मिल जाता है जिसे वह खोज रही थी। वह कुछ जादू करती है और लकड़ी के पेड़ में एक हरा द्वार खोलती है, उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे ही आर्थर अंदर कदम रखता है वह गेट के दूसरी तरफ गिर जाता है। जब आर्थर उठता है और आगे देखता है तो वह एक शानदार दृश्य देखता है। वहां एक पूरी की पूरी एल्व्स की सभ्यता है और इस जगह की भव्यता को देखने के बाद उसके मन में जो एकमात्र शब्द आता है वह है निर्मल। लेकिन वह शब्द भी इस जगह के लिए न्याय नहीं कर पाता। जैसे ही स्थानीय एल्व्स की नजर हमारे लड़के पर पड़ती है, कुछ सैनिक तुरंत उनके सामने आ जाते हैं। हालांकि सैनिक उसे पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, इसके बजाय वे शाही राजकुमारी को पूरे प्रोटोकॉल के साथ ले जाने के लिए यहाँ हैं। यह दृश्य आर्थर को इतना चौंका देता है कि उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन टेसिया बस हल्के से सिर हिलाकर पुष्टि करती है कि वह जो देख रहा है वह वास्तव में सच है। एक शूरवीर रिपोर्ट करता है कि वे जैसे ही पहुंचे, जब उन्होंने देखा कि ऑरल टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग किया गया था, वह यह भी उल्लेख करता है कि राजा और रानी भी लौट आए हैं। तुरंत दृश्य घबराए हुए माता पिता की ओर जाता है जो अपनी बेटी टेसिया की ओर दौड़ रहे हैं। महिला मेरियल एरालिथ हैं, एलिनॉयर की रानी, और उनके पीछे का व्यक्ति निश्चित रूप से उनके पति एल्डविन एरालिथ, एलिनॉयर के राजा हैं। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति दृश्य में प्रवेश करता है, विरियन एरालिथ, एक नाम जो हर इतिहास की किताब में दर्ज है। वह एलिनॉयर के पूर्व राजा हैं जो सैपियन साम्राज्य के मनुष्यों के खिलाफ अंतिम युद्ध का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। जब उसके सभी परिवार के सदस्य इकट्ठा होते हैं तो आर्थर धीरे से टेसिया को उसके चिंतित माता पिता की ओर धकेलते हैं और वे उससे गर्मजोशी से गले मिलते हैं।
इस दृश्य की गर्मजोशी और प्यार को देखकर आर्थर को अपने माता पिता की याद आती है और वह सोचता है कि क्या उसके माता पिता भी उसे फिर से देखकर इसी तरह प्रतिक्रिया देंगे। राजा एल्डविन आर्थर की ओर मुड़ते हैं और अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, न केवल एलिनोयर के राजा के रूप में बल्कि टेसिया के पिता के रूप में भी। टेसिया को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद के एक छोटे से संकेत के रूप में वह आर्थर को उनके घर आने का निमंत्रण देते हैं। आर्थर कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए स्वतंत्र है और इस बीच राजा उनकी यात्रा की कहानी सुनने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। आर्थर महसूस कर सकता है कि आदमी का स्वर कितना दृढ़ और कोमल है, लेकिन उसकी आंखें उस भावना को स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं। उसकी आंखों में देखकर यह स्पष्ट है कि जो उसने अनुरोध किया है वह एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक आदेश है। आर्थर इस प्रस्ताव के लिए अपना आभार व्यक्त करके इस इशारे का जवाब देते हैं, लेकिन अचानक टेसिया उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचने लगती है। यहाँ तक कि दर्शक भी इसे देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी ओर लड़की उन्हें इस जगह की हर चीज दिखाने के लिए उत्सुक है। खैर, हमारे लड़के की पहली छाप पूरी तरह से आश्चर्यजनक है। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि टेसिया की राजकुमारी होने के बाद एक प्रभावशाली महल होगा। उसके सामने जो भव्य स्थान है वह सिर्फ रहने के लिए एक महल या हवेली से अधिक है। एक समय पर आर्थर यहाँ तक सोचने लगता है कि क्या वह गलती से किसी सस्ते फैंटेसी उपन्यास में आ गया है। रानी जल्दी से उनके छोटे मेहमान का परिचय नौकरानियों और या आदेश देते हैं कि आर्थर का समय वहां सबसे अच्छा हो। आर्थर इस सुखद व्यवहार को पाकर खुश है, लेकिन वह पहले जो हुआ उसे समझाने की आवश्यकता महसूस करता है। ऐसा लगता है कि टेसिया के माता पिता सभी रोचक विवरण सुनने के लिए अधिक इच्छुक हैं। इसलिए परिवार के सभी मुख्य सदस्य, जिनमें कुछ वरिष्ठ शूरवीर भी शामिल हैं, आर्थर की बात सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले हमारा लड़का अपना परिचय देता है, खुद को आर्थर लेविन के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सैपिन के राज्य के एक साधारण शहर से है और वह शाही परिवार की उपस्थिति में होने के लिए काफी सम्मानित महसूस करता है। ये परिचय के लिए थोड़ा अधिक है, लेकिन आर्थर जानता है कि चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी अगर वे उसे बच्चे की तरह मानेंगे। यहाँ तक कि राजा भी यह इंगित करने से खुद को रोक नहीं पाते कि भले ही आर्थर ने दावा किया हो कि वह साधारण पृष्ठभूमि से आया है, वह काफी परिपक्व और शिक्षित लगता है। इससे वे और भी अधिक रुचि लेते हैं कि वह क्या कहने वाला है। और फिर हमारा लड़का अपनी यात्रा का वर्णन करता है, एक स्पष्ट व्याख्या के साथ शुरू करते हुए कि वह डाकुओं से टकराने के बाद अपने परिवार से अलग हो गया। ये पूरी तरह से झूठ नहीं है, बल्कि आधा सच है। जैसे ही कहानी उस हिस्से तक पहुंचती है जहां वह उनकी बेटी से मिला, माहौल बदल जाता है। राजा यह सुनकर स्पष्ट रूप से क्रोधित हो जाते हैं कि वह गुलाम व्यापारियों या यूं कहें इंसानों से मिले जिन्होंने टेसिया को पकड़ा था। ये स्पष्ट है कि राजा की इंसानों के प्रति पहले से ही अच्छी धारणा नहीं है और यह खुलासा केवल उनकी नफरत को बढ़ाता है। हमारा लड़का भी इस बात को पसंद नहीं करता कि यह एल्फ राजा कुछ गुलाम व्यापारियों के आधार पर पूरी मानव जाति को एक जैसा मान रहा है। इसलिए पूरे सम्मान के साथ मेरा आदमी इस व्यक्ति को सही करता है कि गुलाम व्यापार एक पेशा है, नस्ल नहीं। यह टिप्पणी हमारे लड़के को केवल कई चमकती हुई तलवारें दिलाती है, लेकिन विरियन एरलिथ जल्दी से शूरवीरों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। विरियन अब तक की कहानी से प्रभावित होकर यह जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि आर्थर ने कैसे उनकी पोती को डाकुओं से मुक्त किया। शायद उसने उनसे बातचीत की या दया की भीख मांगी, लेकिन हमारा लड़का ऐसा कुछ भी करने से इनकार करता है और ईमानदारी से बताता है कि वह भी एक जादूगर है। भले ही वह एक बच्चा है, तो मूल रूप से उसने गुलाम व्यापारियों को खत्म किया और उनकी पोती को बचाया। एक अधीर शूरवीर गुस्से में जल्दी से अपनी तलवार म्यान से निकालता है। उसके अनुसार आर्थर सबके सामने जो झूठ बोल रहा है वह बेतुका है, लेकिन यह आवेगपूर्ण कार्रवाई केवल शूरवीर को विरियन एरलिथ की घातक घूर से नवाजती है। एक ऐसी घूर जो इतनी तीव्र है कि वह अधीर शूरवीर को वहीं हिला देती है। अंत में आर्थर अपनी सीट से उठता है और घोषणा करता है कि उसे परवाह नहीं है कि कोई उस पर विश्वास करता है या नहीं। तथ्य यह है कि टेसिया को सुरक्षित लौटा दिया गया है। उसकी एकमात्र इच्छा है कि वह सैपिन में अपने परिवार के पास लौट सके। यह सुनकर टेसिया चौंक जाती है कि आर्थर इतनी जल्दी जा रहा है। लड़की के माता पिता यह देखकर हैरान हैं कि वह उसके लिए कितनी सहानुभूति महसूस करती है। इस बीच आर्थर उसे मनुष्यों और एल्व्स के साझा इतिहास की याद दिलाता है, इसलिए वह नहीं मानता कि किसी मनुष्य के लिए इस राज्य के अंदर अधिक समय तक रहना उचित है। इसके अलावा उसकी वर्तमान प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि उसका परिवार सुरक्षित है और उन्हें यह बताना है कि वह भी ठीक है। राजा अगली बात करने का निर्णय लेते हैं। वह संक्षेप में दोनों राज्यों के बीच के अतीत को स्वीकार करता है और इस बात पर जोर देता है कि आर्थर ने उनकी बेटी को बचाया और उसे एलिनोयर तक वापस लाने की परेशानी उठाई। यह राजा घोषणा करते हैं आर्थर को एक उपयुक्त इनाम का हकदार बनाता है। पहले राजा यह दुर्भाग्यपूर्ण समाचार साझा करते हैं कि सापिन राज्य से जुड़ा टेलीपोर्टेशन गेट केवल हर 7 साल में तीनों जातियों के शिखर सम्मेलन के दौरान ही सुलभ होता है। इसका मतलब है कि द्वार फिर से खुलने में 5 साल और लगेंगे। हालांकि राजा आर्थर को सुरक्षित घर वापस ले जाने के लिए गार्ड्स का एक समूह भेजने के लिए अधिक खुश हैं। वह यह भी इच्छा व्यक्त करते हैं कि आर्थर थोड़ी देर और रुकें, जिससे एल्व्स को उन्हें मेहमान के रूप में सेवा और लाड करने का मौका मिले। राजा स्वीकार करते हैं कि जबकि कुछ एल्व्स इंसानों के प्रति सहिष्णु हैं, बहुत से लोग अब भी लंबे समय पहले हुए युद्ध से नाराजगी रखते हैं। फिलहाल आर्थर से कहा गया है कि वह खुद को घर जैसा महसूस करें, क्योंकि उनका एस्कॉर्ट कल सुबह तक तैयार होगा। बाद में आर्थर खुद को एक भव्य कमरे के अंदर पाता है जो उसे दिया गया है। सबसे पहले वह एक अच्छी तरह से अर्जित शॉवर लेता है, लेकिन जब वह शॉवर ले रहा होता है तो उसके मनाकोर का दर्द अचानक फिर से उभर आता है, जिससे वह झुक जाता है। खत्म करने के बाद वह सोफे पर आराम करता है, उस अंडे को पकड़े हुए जो सिल्विया ने उसे सौंपा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो वह टेसिया को अपने सामने खड़ा पाता है। बिना किसी चेतावनी के वह उसके पेट में सिर मारती है, जिससे वह लगभग उल्टी
कर देता है। जाहिर है वह इस बात से नाराज है कि उसने उसके माता पिता से कितनी ठंडे तरीके से बात की और इस बात से कि वह इतनी जल्दी जाने की योजना बना रहा है। आर्थर इस भोली लड़की को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वह केवल सम्मान दिखा रहा था क्योंकि वे पूरे राज्य के राजा और रानी हैं। वास्तव में उसे गुस्सा होना चाहिए, उसने उसे पहले से उनके शाही दर्जे के बारे में नहीं बताया। टेसिया अपनी बात पर अड़ी रहती है और स्पष्ट करती है कि वह नहीं चाहती कि वह जाए क्योंकि वह उसका पहला दोस्त है जो उसने कभी बनाया है। ये सुनकर आर्थर मुस्कुरा देता है। एक दोस्ताना इशारे में वह उसके गले पर हाथ रखता है जैसे वे जीवन भर के दोस्त हों और उसे कहता है कि रोना बंद करो और उसे महल घुमाओ, और इस तरह वे महल को साथ में देखते हैं। टेसिया सुनिश्चित करती है कि वह उसे अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाए। वसंत ऋतु के दौरान जब फूल खिलते हैं तो यह विशेष स्थान बिल्कुल मनमोहक लगता है। वह उसे एक विशेष प्रकार के कीट से भी परिचित कराती है जिसे ग्लो बीज कहा जाता है, जो वहां विशेष रूप से पाले जाते हैं। जैसे ही वह उसे ग्लो बीज दिखाने की कोशिश कर रही है, आर्थर अचानक पीछे से कुछ आता हुआ देखता है। यह एक खंजर है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह छोटी लड़की को पकड़कर उसे एक तरफ धकेल देता है। उसी क्षण वह हथियार को पकड़ लेता है और अपनी अद्भुत गति से पलटवार करता है। खैर, इस करतब के पीछे का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विरियन एरलिथ, उसका दादा है। आर्थर बिल्कुल हैरान है ये सोचकर कि उसके अपने दादा ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे शांतिपूर्वक आश्वस्त करता है कि उसके हाथ में जो हथियार है वह सिर्फ एक खिलौना है। अब जब आर्थर ध्यान से देखता है तो उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस होता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया। विरियन दूसरी ओर प्रभावित है। आर्थर ने कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दी। इसे पकड़ने से लेकर इसे तुरंत उसके खिलाफ इस्तेमाल करने तक, यह दिमाग को चकरा देने वाला है। बूढ़ा आदमी नोट करता है कि आर्थर का मना उपयोग औसत दर्जे का है, लेकिन अब उसे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वह कैसे गुलाम व्यापारियों के एक समूह को हरा सकता था। आर्थर यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे अपमानित महसूस करना चाहिए या प्रशंसा, इसलिए वह चुप रहता है। टेसिया बीच में बोलती है, अपने दादा को डांटती है और उन्हें आर्थर को चिढ़ाने से मना करती है। ऐसा लगता है कि बूढ़े व्यक्ति का किसी को चिढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में वह आर्थर के पास इसलिए आए क्योंकि वह उसे आकर्षक पाते हैं। बहुत समय हो गया है जब उन्होंने हमारे लड़के जैसा कोई दिलचस्प व्यक्ति देखा है। विरियन आर्थर की ओर एक लकड़ी की तलवार फेंकते हैं, ये देखने का निर्णय लेते हुए कि लड़का वास्तव में किस चीज का बना है। आर्थर उसे तुरंत पकड़ लेता है और बिना किसी हिचकिचाहट के जितनी तेजी से हो सके उसे घुमाता है, सीधे बूढ़े आदमी पर वार करता है। लेकिन जो वह मारता है वह एक मनाभ्रम निकलता है। हालांकि विरियन इस छोटे बच्चे की हिम्मत से प्रभावित है। पीछे न हटते हुए आर्थर फिर से हमला करता है और अपनी लकड़ी की तलवार से वार करता है। इस बार भी जो वह मारता है वह केवल एक छलावा है। यह कमजोर क्षण आर्थर को पूरी तरह से खुला छोड़ देता है और बूढ़ा आदमी वापस वार करने का मौका लेता है। आर्थर समय पर ही बच जाता है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से कूदकर खुद को सुरक्षित करता है। अपनी फुर्ती के बावजूद आर्थर को एक जोरदार कोहनी का प्रहार सहना पड़ता है, लेकिन यह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिना रुके आर्थर फिर से हमला करता है, हाथ में लकड़ी की तलवार लिए। उसकी गति अद्भुत है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह इस बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ मुश्किल से टिक पा रहा है, जो पसीना भी नहीं बहा रहा है। आखिरकार आर्थर खुद को फिर से पूरी तरह खुला पाता है और बूढ़े आदमी द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है। गिरता हुआ दूर चला जाता है। टेसिया जल्दी से उसकी जांच करने के लिए दौड़ती है। ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी भी बिना चोट खाए नहीं गया है। आर्थर ने आखिरकार अपनी तलवार से इस बूढ़े आदमी को छू लिया है, जबकि इस बूढ़े आदमी को यह चोट मिलनी चाहिए थी क्योंकि वह खुद को सबसे अच्छा योद्धा समझ रहा था। जबकि विरियन एक और दौर के लिए उत्सुक है, टेसिया दृढ़ता से मना कर देती है। वह इसे होने नहीं देती और अपने दादा को आर्थर को और अधिक परेशान करने के बारे में सोचने के लिए मजाक में चुटकी लेती है। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराता है और स्वीकार करता है कि अगर उसने आर्थर पर नरमी बरती होती तो वह खुद किसी ऐसे व्यक्ति की दया पर होता जो उससे दशकों छोटा है। दूसरी ओर हमारा लड़का यह देखकर सम्मानित महसूस करता है कि विरियन उसके बारे में कितनी ऊंची राय रखते हैं, लेकिन आर्थर की प्रतिक्रिया बूढ़े आदमी को प्रभावित करती है और वह जल्दी से मुस्कुराहट से गंभीर हो जाता है। जहां तक उसका सवाल है, अगर आर्थर वास्तव में उसे अपने सम्मानित और आदरणीय वरिष्ठ के रूप में देखता है तो वह उसे अपना शिष्य बनने के लिए आमंत्रित करता है। यह अप्रत्याशित प्रस्ताव आर्थर को पूरी तरह से चकित कर देता है और वह पूछता है कि क्या बुजुर्ग वास्तव में गंभीर हैं। बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से पुष्टि करता है कि वह है। हालांकि आर्थर उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक इंसान है और उसे यकीन नहीं है कि इंसानों को इस राज्य में रहने की अनुमति है या नहीं। लेकिन विरियन वादा करता है कि जब तक वह उसकी देखरेख में है कोई भी उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। वह आर्थर को कुछ ऐसा सिखाने की कसम खाता है जो सैपिन के सबसे सक्षम जादूगर भी नहीं दे सकते। फिर भी इस लुभावने प्रस्ताव के बावजूद आर्थर विनम्रता से मना कर देता है। उसका यहाँ समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है जब तक कि वह अपने माता पिता से नहीं मिल जाता। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति एक और वादा करता है कि वह आर्थर को उसके माता पिता से संपर्क करने देगा ताकि उन्हें पता चल सके कि वह जीवित और स्वस्थ है। आगे विस्तार से बताने से पहले बूढ़ा व्यक्ति नौकरानियों को आदेश देता है कि वे टेसिया को स्नान कराएं और आराम करने दें। जब वे अकेले होते हैं, बूढ़ा आदमी दावा करता है कि उसे आर्थर की स्थिति के बारे में पता है, जैसे कि कैसे वह अपने मनाकोड़ के स्थान पर तीव्र दर्द का अनुभव कर रहा है और कैसे ये दर्द के दौरे अधिक बार हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आर्थर ये जानने के लिए उत्सुक है कि बूढ़े व्यक्ति को इतना कुछ कैसे पता है, लेकिन विरियन इस सवाल को टाल देते हैं और कहते हैं कि ये बेकार है। इसके बजाय आर्थर को यह पूछना चाहिए कि उसकी बीमारी के पीछे असली समस्या क्या है। कुछ भी विस्तार से बताने से पहले वो आर्थर से पूछते हैं कि क्या वह बीस्ट विल्स के बारे में कुछ जानता है। हालांकि यह शब्द आर्थर के लिए पूरी तरह से अपरिचित है। उसका मन तुरंत उस क्षण की ओर चला जाता है जब सिल्विया ने उसके मनाकोर पर प्रहार किया था। बातचीत जारी रखने से पहले बूढ़ा आदमी मान लेता है कि आर्थर ने अब तक कम से कम कुछ मना बीस्ट्स का सामना किया होगा। फिर वह समझाते हैं कि एक जानवर जो इतना शक्तिशाली है कि उसे श्रेणी ए या उससे ऊपर के रूप में
वर्गीकृत किया जा सके, उसे अपनी इच्छा या अंतर्निहित क्षमता को किसी अन्य को, या तो अपनी संतान को या जिसे वे बंधन के लिए चुनते हैं, स्थानांतरित करने की क्षमता प्राप्त होती है। वह वादा करता है कि वह यह जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आर्थर को इतनी शक्तिशाली बीस्ट विल कैसे मिली, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि इस स्तर पर उसके भीतर की शक्ति उसे अधिक नुकसान पहुंचा रही है। यह तथ्य कि बूढ़ा आदमी यह सब जानता है, आर्थर को यह मानने पर मजबूर करता है कि विरियन के पास भी एक बीस्ट विल है। खैर, बूढ़ा आदमी इसे स्वीकार करने से नहीं कतराता। वह दावा करता है कि वह पेशेवर रूप से एक जानवर को वश में करने वाला है, एक उपाधि जो उसने अपने अंदर के राक्षसी जानवर की इच्छा को पूरी तरह से जीतकर अर्जित की है। वह स्वीकार करता है कि आर्थर अपने परिवार को देखने और घर लौटने के लिए बेताब क्यों है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि अभी ऐसा करना गंभीर जोखिम के साथ आता है। आर्थर के अंदर जानवर की इच्छा की शक्ति उसके अपरिपक्व शरीर के लिए संभालने के लिए बहुत प्रबल है। यदि इसे जल्द ही नियंत्रित नहीं किया गया तो उसने जो शक्ति प्राप्त की है वह उसके शरीर को अंदर से नष्ट कर देगी। जैसे ही आर्थर लेटता है, उसका चेहरा चमकते पसीने से ढका होता है। उसके शरीर पर एक भारी दबाव महसूस हो रहा है। जैसे ही वह बेहोशी में डूबता और उभरता है, वह अपनी चिंताओं और बोझ का राक्षसी रूप देखता है। उस पर रखी गई अपेक्षाएं उसे नींद में भी परेशान करती हैं, लेकिन इस सारे बोझ का स्रोत कोई अलौकिक प्राणी नहीं है। यह टेसिया है जो उसके ऊपर बैठी है, अनजाने में उसे उसकी थकान की गहराई में और धकेल रही है। वह उसे जगाने के लिए यहाँ है क्योंकि वह उसके साथ इस नए रोमांचक दिन की शुरुआत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा लगता है कि आर्थर को अभी भी पर्याप्त नींद नहीं मिली है, इसलिए वह छाया राक्षस को वापस बुलाता है ताकि उसे कुछ और मिनट मिल सके। बाद में जब आर्थर दिन के लिए तैयार हो रहा होता है, टेसिया पूछती है कि क्या उसके दादा ने जो कहा था कि वह यहाँ रुकेगा वह सच है। खैर, हमारा लड़का इस बारे में बहुत निश्चित नहीं है। यहाँ रुकने की उसकी योजना पूरी तरह से एल्डर विरियन के साथ यात्रा पर निर्भर करती है। विरियन। जैसे ही आर्थर उस गाड़ी की ओर बढ़ता है जिसमें उसे एल्डर के साथ सवारी करनी है, राजा और रानी को एल्डर विरियन से विनती करते हुए देखा जा सकता है कि वह पुनर्विचार करें, क्योंकि उनके राज्य में एक मानव का रहना अनुचित है। ये उन परंपराओं के खिलाफ है जिन्हें एल्व्स दशकों से बनाए हुए हैं। लेकिन बूढ़ा स्पष्ट कर देता है कि आर्थर ने उसका ध्यान खींचा है, इसलिए वह चाहता है कि वह थोड़ी देर और रुके। इसके अलावा उनकी बेटी को भी आर्थर पसंद आ गया है, जो उसे थोड़ी और देर तक रखने का एक और कारण है। राजा की सभी विनती के बावजूद एल्डर विरियन अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। वह राजाओं को आश्वस्त करते हैं कि वह आर्थर को अपनी सीधी निगरानी में रखेंगे ताकि राज्य के सभी लोग जान सकें कि उस पर नजर रखी जा रही है। एल्डर विरियन को अपने पक्ष में खड़ा देखकर आर्थर मुस्कुरा देता है। जब वे गाड़ी में बैठते हैं तो उनकी यात्रा शुरू होती है। काफी समय सड़क पर बिताने के बाद आर्थर सोचने लगता है कि यह यात्रा और कितनी लंबी होगी, क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति के रहस्यमय मित्र से मिलने के लिए उत्सुक है। अचानक टेसिया आर्थर के कंधे पर झुक जाती है और सो जाती है। ऐसा लगता है कि उत्साह में इतनी जल्दी उठने का असर अब उस पर हो रहा है। चूंकि टेसिया राज्य की एकमात्र राजकुमारी है, वह एक अकेले वातावरण में बड़ी हुई है। उसे कई बार चोट पहुंचाई गई है, दोनों वयस्कों और बच्चों द्वारा जो उसके दोस्त होने का नाटक करते थे। समय के साथ वह ठंडी और दूर हो गई, अपने चारों ओर एक दीवार बना ली ताकि दूसरों को दूर रख सके। लेकिन थोड़े समय में जब उसने उसे आर्थर के साथ देखा, उसने पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक मुस्कान और हंसी दिखाई है। इसके लिए बूढ़ा आदमी वास्तव में खुश है और हमारे लड़के के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। थोड़ी यात्रा के बाद गाड़ी रुक जाती है और वे कहीं बीच में एक अकेले घर पर पहुंचते हैं। अब तक आर्थर वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक है कि यह रहस्यमय मित्र कौन है जिससे मिलने के लिए पूर्व राजा को इस ग्रामीण क्षेत्र तक यात्रा करनी पड़ी। हालांकि बूढ़ा आदमी पूरी तरह से पागल हो जाता है। जितनी ताकत वह जुटा सकता है, दरवाजे को लात मारता है और अंदर की चुड़ैल को बाहर आने के लिए चिल्लाता है। अंततः एक महिला बाहर आती है जो विरियन की धृष्टता पर समान रूप से नाराज और गुस्से में है। बूढ़ा आदमी आर्थर से उसका परिचय कराने में अपना समय लेता है। वह लिलिया डार्कासन है, एक पुरानी दोस्त और एक बहुत ही विशेष विचलित व्यक्ति जो विरियन के अनुसार उसकी मदद कर सकती है। आर्थर की ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन उनके शिष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। वह तुरंत सिर झुकाकर महिला का सम्मान पूर्वक अभिवादन करते हैं। लिलिया उन्हें अंदर आने का निमंत्रण देती है, जबकि आर्थर इस बात पर विचार करते हैं कि एक विचलित व्यक्ति के रूप में उनका जादू 4 मूल तत्वों में नहीं आता, ठीक उनकी माँ की क्षमताओं की तरह। लेकिन वह अभी भी अनिश्चित है कि वह उनकी मदद कैसे करेंगी। हालांकि आर्थर एक अधीर बच्चे की तरह नहीं दिखना चाहता। वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि लिलिया उसकी मदद कैसे करने की योजना बना रही है ताकि वह अपने माता पिता तक पहुंच सके। महिला अंततः बताती है कि वह जिसे दिव्यज्ञ कहते हैं वही है। इस प्रकार का जादू जादूगर से जादूगर में भिन्न होता है, लेकिन वह काफी सक्षम है। इसका मतलब है कि अगर वह चाहें तो कोई भी उनसे बहुत कम छुपा सकता है। उदाहरण के लिए, वह पहले से ही जानती है कि आर्थर विशेष है, इतना विशेष कि उसके जीवन के कुछ हिस्से भी वह नहीं देख सकती। हालांकि उसकी आंखों ने उसके अतीत और भविष्य के कुछ टुकड़े देखे हैं। वह यह भी जानती है कि वह यहाँ उसकी भविष्यवाणी की क्षमताओं के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह अपने माता पिता से मिलना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि वह जीवित है। वह उसे आगे झुकने और पानी के कटोरे पर नजर रखने के लिए कहती है। जैसे ही आर्थर मान जाता है, महिला अपना जादू शुरू करती है। जब वह पानी में अपने माता पिता को देख सकेगा तो वह उनसे बात कर सकेगा। जब आर्थर जुड़ने की कोशिश करता है तो दृष्टिकोण उसके माता पिता की ओर बदल जाता है। वहां उसके प्यारे माता पिता भोजन कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आर्थर को बहुत पसंद था। अचानक वे आर्थर की आवाज सुनने लगते हैं जो उन्हें पुकार रही है। ये आवाज उन्हें पूरी तरह से चौंका देती है, जिससे वे स्तब्ध रह जाते हैं। जब आर्थर कहता है कि वह उनका बेटा है तो यह उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर देता है। उनके चम्मच उनके हाथों से गिर जाते हैं क्योंकि वे इस सदमे को महसूस करते हैं। जितना आश्चर्यजनक ये है, आर्थर उन्हें आश्वस्त करता है कि वह वास्तव में उनका बेटा है जो सीधे उनके दिमाग में बोल रहा है। वह अभी सब कुछ समझाने का समय नहीं है, लेकिन उन्हें यह बताना चाहता था कि वह सुरक्षित और जीवित है। वह मुश्किल से ही सही, लेकिन चट्टान से गिरने के बाद बच गया।
वह यह भी बताता है कि वह वर्तमान में एलानोयर के राज्य में एल्व्स के साथ रह रहा है, लेकिन जोर देता है कि उन्हें इसे एक रहस्य रखना चाहिए। आर्थर उनसे कहता है कि वे उस समय जो हुआ उसके लिए खुद को दोष न दें। उसे अपने के पर गर्व है और अगर वह समय में वापस जा सकता तो वह बिना हिचकिचाए वही विकल्प फिर से चुनता। वह अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा बताते हैं, इसलिए वह यहाँ अधिक समय तक रहेंगे ताकि उनका इलाज हो सके, इससे पहले कि वह घर लौट सकें। वह स्वीकार करता है कि उसे यकीन नहीं है कि उसे उनसे बात करने का एक और मौका मिलेगा, क्योंकि केवल एक महिला है जो उसे यह संबंध बनाने में मदद कर सकती है। बातचीत समाप्त करने से पहले वह अपने पिता से अपनी माँ और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए कहता है। इस बीच वह अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगा और अपने पिता को चेतावनी देता है कि जब वे फिर से मिलेंगे तो उनका गर्वित बेटा उन्हें एक मुकाबले में हरा सकता है, तो आश्चर्यचकित न हो। इसके साथ ही यह मानसिक स्काइप सत्र समाप्त होता है। आर्थर के पिता पूरी तरह से आंसुओं में डूब जाते हैं और उनकी पत्नी भी ऐसा ही करती है। वे मुश्किल से विश्वास कर पा रहे हैं कि आर्थर जीवित है। अपने बेटे के जीवित होने की खबर सुनकर उनकी खुशी और उत्साह इतना अधिक है कि आर्थर के माता पिता एक दूसरे को पूरी खुशी के साथ गले लगाते हैं। केवल माता पिता ही नहीं, आर्थर भी अपने माता पिता के साथ हुई बातचीत से उतना ही भावुक हो जाता है। हालांकि वह हिम्मत जुटाता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि वह आखिरकार आगे आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार है। लिलिया की संक्षिप्त यात्रा के बाद समूह अंततः महल लौटता है, जहां राजा और रानी पहले से ही उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही एल्डर विरियन और टेसिया महल में प्रवेश करते हैं, आर्थर को अचानक राजा खुद रोक लेते हैं। यह राजा उसे नापसंद नहीं करता या उसके प्रवेश को रोकना नहीं चाहता, बल्कि वह सुलह करना चाहता है। यहाँ तक कि रानी भी उनके पहले के व्यवहार के लिए अपनी खेद व्यक्त करना चाहती है। उनमें से कोई भी उसे शुरू में जिस तरह से व्यवहार किया उसके लिए सच्ची पश्चाताप दिखाने में पीछे नहीं रहता। आर्थर हमेशा की तरह क्षमाशील, संबंध सुधारने के लिए अधिक खुश है। वह तुरंत राजा से दोस्ताना तरीके से हाथ मिलाता है। हालांकि टेसिया को यकीन नहीं है कि माफी ऐसे ही काम करनी चाहिए। जहां तक उसका सवाल है, अगर राजा और रानी वास्तव में पछता रहे हैं तो उन्हें कम से कम उसे आर्थर को बाहर शहर घुमाने ले जाने देना चाहिए, जो वह करने के लिए उत्सुक रही है। खैर, न तो राजा और न ही रानी के पास उन्हें रोकने का कोई कारण है, तो अंततः आर्थर और टेसिया शहर की सैर के लिए तैयार होते हैं। टेसिया उत्सुकता से आर्थर को एलिनोयर की हर अनोखी चीज दिखाती है। हालांकि उनकी सैर के दौरान आर्थर गलती से एक एल्फ से टकरा जाता है, या यूं कहें कि एल्फ जानबूझकर उससे टकराता है, स्पष्ट रूप से पूरे मानव जाति की बुराई करने का मौका ढूंढते हुए। दृश्य स्थापित करने के बाद यह अवसरवादी एल्फ सीधे आर्थर की ओर उंगली उठाता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह यहाँ का नहीं है, चाहे उसे एल्डर विरियन से कितना भी समर्थन मिल रहा हो। जबकि आर्थर को इस घमंडी व्यक्ति पर थोड़ा गुस्सा आता है, टेसिया उस व्यक्ति का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। एल्फ अपना परिचय फेरिथ इफ्सार के रूप में देता है और टेसिया के सवालों का अहंकार के साथ जवाब देता है। पूछता है कि वह आर्थर जैसे साधारण व्यक्ति के साथ एक ही हवा में सांस कैसे ले सकती है। महान योद्धा होने के नाते फेरिथ यहाँ तक कि उसे खुद एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी लेने की पेशकश करता है, लेकिन आर्थर कुछ मजाकिया बातों के साथ स्थिति को बदल देता है। उसके कुछ सटीक शब्द फेरिथ को बेहद नाराज कर देते हैं। किसी के द्वारा उसकी नाइटहुड का मजाक उड़ाना इस छोटे गुंडे के लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। गुस्से में फेरिथ चुनौती के रूप में दस्ताने फेंकता है और आर्थर को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। आर्थर, जो पहले से ही इस आदमी को बेवकूफ समझता था, पाता है कि उसकी उम्मीदें सबसे बुरी तरह से पूरी हो गई हैं। टेसिया तुरंत आगे बढ़ती है, इस तथाकथित शूरवीर की धृष्टता पर सवाल उठाती है। फेरिथ की हिम्मत कैसे हुई कि वह एल्डर विरियन के शिष्य को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे। फेरिथ स्पष्ट करता है कि वह कभी भी किसी को अपने गर्व को कुचलने नहीं देगा, क्योंकि उसे इसी तरह से पाला गया है। अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह आर्थर को चुनौती देता है कि वह द्वंद्व युद्ध स्वीकार करे या अपनी बंदर की पूंछ को पैरों के बीच दबाकर पीछे हट जाए। दबाव बढ़ाने के लिए फेरिथ आर्थर को याद दिलाता है कि एल्वन समाज में उसका निर्णय सीधे उसके गुरु एल्डर विरियन पर प्रभाव डालेगा। दूसरी ओर आर्थर सभी के चेहरों पर तीव्र भावनाओं से मोहित है। उसे यह एहसास नहीं था कि यहाँ द्वंद्व को इतनी गंभीरता से लिया जाता है। फेरिथ चीजों को शुरू करने के लिए उत्सुक आर्थर की चुप्पी को स्वीकृति के रूप में लेता है। चीजों को आगे बढ़ाने के लिए वह जोर देता है कि राजकुमारी टेसिया द्वंद्व का संचालन करें। अनिच्छा से टेसिया सहमत हो जाती है और जैसे ही वह संकेत देती है, फेरिथ आगे बढ़ता है, पहला वार करने के इरादे से। लेकिन मेरा दोस्त बस अपनी मुट्ठी बंद करता है और एक ही विनाशकारी मुक्का मारता है। प्रभाव इतना भयंकर है कि फेरिथ के मुंह से थूक निकल जाता है और वह कुछ फीट दूर जा गिरता है। आर्थर वहीं खड़ा रह जाता है, वास्तव में यह सोचकर कि क्या एक द्वंद्व जीतने के लिए बस इतना ही करना होता है। इस बीच टेसिया को परिणाम देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता, खासकर क्योंकि उसने पहले से ही ऐसा होने की उम्मीद की थी। जैसे ही आर्थर यह समझने की कोशिश करता है कि क्या वह वास्तव में मजबूत हो गया है या यह सिर्फ एक संयोग था, टेसिया उसका हाथ पकड़ती है और दौड़ पड़ती है। जैसे ही वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, आर्थर छोटी राजकुमारी के प्रति और अधिक स्नेह महसूस करने लगता है। जबकि बाकी का दिन फेरिथ से निपटने जितना रोमांचक नहीं था, ये ताजगी भरा था और आर्थर को भारी मुद्दों से ध्यान हटाने का मौका मिला। जब आर्थर और टेसिया साथ बैठते हैं, वह उससे पूछती हैं कि क्या वह आगे की कठिन ट्रेनिंग को लेकर नर्वस महसूस कर रहा है। खैर, यह स्पष्ट है कि आने वाले दिन का भार पहले ही आर्थर के मन पर दबाव डालने लगा है। वह एल्डर विरियन की चेतावनी भरे शब्दों को याद करता है, जो बिल्कुल स्पष्ट और अटल हैं। विरियन ने उसे बताया था कि पाठ आसान नहीं होंगे। वास्तव में उसने स्पष्ट कर दिया था कि आर्थर को आगे आने वाली कठिन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।
उसके मैंटिकोर के समाकलन प्रक्रिया से होने वाला दर्द अत्यंत कष्टदायक होगा। और अगर आप यह समझना चाहते हैं कि यह कितना कठिन होगा, तो ये ऐसा है जैसे किसी का शरीर उबलते हुए तार में डूबा हो। आर्थर इस विदेशी भूमि में अपने परिवार की आरामदायक स्थिति से दूर फंसा रहेगा। दैनिक जीवन के सबसे सरल पहलू भी कठिन लगेंगे, लेकिन विरियन ने यह भी वादा किया था कि अगर आर्थर इन परीक्षाओं को सहन कर सके तो अंत में उसे मिलने वाले पुरस्कार असाधारण होंगे। वर्तमान में आर्थर अपने विचारों से बाहर निकलता है और टेसिया को एक दृढ़ मुस्कान के साथ जवाब देता है। वह उसे बताता है कि वह उत्साहित है, न कि घबराया हुआ। वह यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत दूर से आया है। प्रशिक्षण, अपने माता पिता से फिर से मिलना और अधिक मजबूत बनना, ये सभी चीजें हैं जिनकी वह प्रतीक्षा कर रहा है। वह ये देखने के लिए उत्सुक है कि भविष्य उसके लिए क्या लेकर आएगा। और इसके साथ ही पहला सीजन समाप्त होता है, आर्थर को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार छोड़ते हुए। साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं और सबसे पहले हम एक अधिक परिपक्व टेसिया को देखते हैं। वह हमारे लड़के को जगाने के लिए यहाँ है, जो पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब से बहुत बढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता काफी विकसित हो गया है। और जैसे ही वे बहस कर रहे होते हैं, बूढ़ा आदमी उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि उन्हें अपनी आगे की कक्षाओं के लिए तैयार होना चाहिए। कार्रवाई में जाने से पहले यहाँ एक त्वरित जानकारी है। 4 मूल तत्व हैं और फिर उच्चतर रूप होते हैं। उच्च तत्व जैसे बर्फ, गुरुत्वाकर्षण, बिजली और ध्वनि केवल वही जादूगर नियंत्रित कर सकते हैं जिन्होंने अपने मूल तत्वों में महारत हासिल की है। इन लोगों को विचलित कहा जाता है। पौने केवल पृथ्वी और आग को नियंत्रित करने तक सीमित हैं, लेकिन उनके पास इन तत्वों के लिए बहुत अधिक सामर्थ्य है। उनकी विशेष विशेषता धातु को ढालने और मोड़ने की उनकी क्षमता है, और उनमें से सबसे कुशल आग और पृथ्वी को इस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं कि वे मैग्मा को बुला और नियंत्रित कर सकते हैं। डेल्फ्स पानी, हवा और धरती को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक क्षमता के साथ। दुर्लभ मामलों में एल्फ्स एक विशेष प्रकार के विचलित जादूगर का उत्पादन कर सकते हैं जो पौधों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। हालांकि एल्फ्स ऐसे जादूगर नहीं बना सकते जो पानी, हवा या धरती के उच्च रूपों को नियंत्रित कर सकें। दूसरी ओर मनुष्य चारों मूल तत्वों में से किसी को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और वे ही एकमात्र जाति हैं जो इन तत्वों में से किसी में भी विचलन पैदा कर सकते हैं। साथ ही ऐसे असामान्यताएं जो तत्वों में वर्गीकृत नहीं की जा सकती, जैसे उत्सर्जक या उपचारक। तीनों जातियों के बीच एक नाजुक शक्ति संतुलन है, उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए। कुल मिलाकर तत्वों के प्रति लगाव और उनके जादूगरों की विविधता, कम से कम यही सब आर्थर जानता है, और वह अपने गुरु से पूछता है कि क्या यह स्तर की व्याख्या दर्शकों के लिए उपयुक्त है। विरियन सोचने के लिए एक पल लेते हैं और फिर इसे मंजूरी देते हैं। ऐसा लगता है कि टेसिया के पास कुछ कहने के लिए है, जबकि वह समझती है कि समाकलन प्रक्रिया आर्थर के शरीर को उसके बीस्ट विल के लिए तैयार करने के लिए है। वह मानती है कि उसके लिए अपने शरीर को शारीरिक रूप से प्रशिक्षित करना और भी बेहतर होगा, जैसे वह करती है इस प्रक्रिया में जादू का उपयोग करते हुए। आर्थर उसके जवाब के पीछे की वजह समझता है। इन 3 वर्षों में उनकी नस्लों के बीच के अंतर वास्तव में उनके सामने आए हैं। जबकि मनुष्यों को प्रतिभाशाली माना जाता है यदि वे अपनी किशोरावस्था के अंत में जागृत होते हैं, तो यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एल्व्स 10 वर्ष की आयु तक जागृत हो जाते हैं। टेसिया के लिए यह और भी पहले हुआ, 9 साल की कोमल उम्र में, और तब से वह एक शिक्षक के तहत अपनी जादू की ट्रेनिंग कर रही है और अपने दादा से लड़ाई करना भी सीख रही है। बूढ़ा आदमी मजाक में उससे पूछता है कि क्या वह शायद नाराज है कि केवल वही है जिसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान पीटा जा रहा है, जिस पर वह बेचारी लड़की जल्दी से स्वीकार कर लेती है। जितने कठिन ये अभ्यास लगते हैं, आर्थर जानता है कि टेसिया भविष्य में एक राक्षस बनने वाली है। बूढ़ा आदमी टेसिया के लिए और विस्तार से समझाने के लिए एक पल लेता है। वह समझाते हैं कि पिछले 3 वर्षों में आर्थर जो कर रहा है वह मूल रूप से अपनी हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों को अपनी मना के साथ जोड़ना है, जबकि वह शारीरिक रूप से उसकी तरह प्रशिक्षण नहीं कर रहा है। बूढ़ा आदमी उसे आश्वस्त करता है कि एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आर्थर का शरीर एक अनुभवी योद्धा से भी अधिक मजबूत और सहनशील होगा। अब आर्थर की ओर वापस आते हुए बूढ़ा आदमी नोट करता है कि 3 साल की मना फ्यूजन उसकी ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं रही है, इसलिए वह उसे थोड़ी मदद करने का फैसला करता है। आज के बाद आर्थर एक सच्चा जानवर वश में करने वाला बन जाएगा, उन भाग्यशाली साहसी लोगों की तरह नहीं जो अपने जानवर की इच्छाओं को मात्र उपकरण मानते हैं। जाहिर है विरियन आर्थर के मना कोर को प्रज्वलित करने की योजना बना रहा है। अपनी बड़ी मात्रा में मना उसमें स्थानांतरित करके वो अपने जूनियर को आश्वस्त करता है कि यह थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है, लेकिन यह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। जैसे ही बूढ़ा आदमी प्रक्रिया शुरू करता है, आर्थर जल्दी ही कठिन तरीके से सीखता है कि यह सिर्फ गर्म से कहीं अधिक है। यह बिल्कुल नर्क जैसा है। जलन भरी पीड़ा उसके शरीर में दौड़ती है और उसके सीने से निकलने वाली रोशनी और भी तेज होती जाती है, लगभग अंधा कर देने वाले स्तर तक। फिर बिना किसी चेतावनी के एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर हर चीज को अपनी सीमा में मारती है, जिससे बूढ़ा आदमी और टेसिया दोनों हॉल में फेंक दिए जाते हैं। जब प्रक्रिया अंततः समाप्त होती है तो टेसिया और बूढ़ा आदमी हमारे लड़के के पास दौड़ते हैं, और शुक्र है कि वह ठीक लगता है। वह चकराया हुआ है लेकिन सही सलामत है। इतनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन देखने के बाद बूढ़े आदमी की जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाती है। वह अंततः आर्थर से उस जानवर की उत्पत्ति के बारे में पूछने का निर्णय लेता है जिसे उसने विरासत में पाया है। लड़का ईमानदारी से जवाब देता है, दावा करता है कि यह एक मादा ड्रैगन द्वारा दिया गया था। ड्रैगन का जिक्र बूढ़े आदमी को बिजली की तरह झकझोर देता है। वह उत्साह और अविश्वास की उन्माद में चला जाता है। यह एहसास कि वह एक असली ड्रैगन टेमर को प्रशिक्षित कर रहा है उसे पागल कर रहा है। कुछ समय बाद हमारा लड़का बिस्तर में अपनी आंखें खोलता है। बूढ़ा आदमी राहत महसूस करता है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ। इस बीच हमारा लड़का पूछता है कि क्या वे उसकी क्षमताओं को गुप्त रखेंगे, भले ही वह चला जाए। बूढ़ा आदमी वादा करता है कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन फिर अचानक एक बड़ा खुलासा करता है। स्पष्ट रूप से आर्थर की विदाई अब से केवल 4 महीने बाद तय की गई है। निश्चित रूप से यह खबर हमारे लड़के को अंदर तक हिला देती है। उसे यह धारणा थी कि वह यहाँ और 2 साल तक फंसा रहेगा। बूढ़ा व्यक्ति आगे बताता है कि 3 राज्यों के युवाओं के लिए एक अंतरराज्यीय टूर्नामेंट की आखिरकार पुष्टि हो गई है।
सेपिन राज्य के जायरिस शहर में पोर्टल जल्द ही खुल जाएगा, जिससे एलानोयर और डार्व के बीच यात्रा संभव हो सकेगी। यही कारण है कि टेसिया यहाँ नहीं है। वह यह सुनकर बिल्कुल पागल हो जाती कि वह जा रहा है। अंततः समय आ गया है जब आर्थर अपने परिवार के साथ फिर से मिल सकेगा। हालांकि आर्थर अपने परिवार से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसे अब भी लगता है कि 4 महीने बहुत जल्दी हैं। तभी बूढ़ा आदमी उसे आश्वस्त करता है कि ये 4 महीने इतने कष्टदायक होंगे कि वह चाहेगा कि वे जल्दी से बीत जाएं। अब जब उसकी समाकलन प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसका प्रशिक्षण और भी कठिन होने वाला है। ये कहकर बूढ़ा आदमी चला जाता है। उसी क्षण आर्थर की नजर अपने अंडे पर पड़ती है, जो किसी रहस्यमय कारण से सोफे से गिर गया है। उसमें दरारें दिखने लगी हैं, जैसे वह फूटने वाला हो। थोड़ी देर बाद खोल टूटने लगता है और उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर आता है। सबसे पहले वह छोटा प्राणी जम्हाई लेता है, फिर तुरंत गिर जाता है, जिससे आर्थर पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि अभी क्या हुआ। बाद में आर्थर खुद को उस छोटे प्यारे को घूरते हुए पाता है। यह स्पष्ट है कि ड्रैगन को आर्थर पसंद आ गया है, और यह भी स्पष्ट है कि आर्थर को वह छोटा सा प्राणी बहुत प्यारा लगता है। ईमानदारी से कहूं तो यह बहुत ही प्यारा है, लेकिन लगता है मैंने जल्दी बोल दिया। ड्रैगन अचानक उसे काट लेता है, और इसका एकमात्र कारण यह है कि छोटे को आर्थर की पसीने वाली नमकीन त्वचा का स्वाद पसंद नहीं आता। काटने से आर्थर को थोड़ी जलन होती है, और जलन उसके हाथ पर एक स्थायी निशान छोड़ देती है। छोटे प्यारे ने हमले के बाद खुशी से उसे मामा कहा। आर्थर को दूसरी ओर ये नहीं पता कि उससे कौन बात कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह ड्रैगन है, और वह सचमुच उसके दिमाग में सीधे बात कर रही है। आर्थर उसे सुधारते हैं, बताते हैं कि वह एक लड़का है, इसलिए उसे कम से कम उसे पापा कहना चाहिए। जहां तक उसके नाम की बात है, वह उसे उसकी माँ के नाम पर सिल्वी बुलाने का फैसला करता है। छोटे के साथ खेलते हुए आर्थर अचानक नोटिस करता है कि काटने से हुआ जलने का निशान सिर्फ एक साधारण घाव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जलन वास्तव में उसे किसी तरह से ड्रैगन से जोड़ रही है। जैसे ही वह सिल्वी के साथ आराम करता है, आर्थर सो जाता है। वह अचानक आधी रात को जाग जाता है। वह चारों ओर देखता है और देखता है कि टेसिया छोटे ड्रैगन को इतनी कसकर पकड़े हुए है कि वह सचमुच मदद के लिए चिल्ला रहा है। ऐसा लगता है कि टेसिया को छोटे से बहुत लगाव हो गया है। सुबह होती है, और जब आर्थर गलियारे से गुजरता है तो वह देखता है कि टेसिया अभी भी उस छोटे जीव से पूरी तरह मोहित है। उसके पास है। हालांकि यह स्पष्ट है कि सिल्वी उसके लिए वही स्नेह नहीं रखती। जब वे बूढ़े आदमी से मिलते हैं तो टेसिया उत्साह से उसे बताती है कि आर्थर के पास एक नया पालतू है। बुजुर्ग विरियन छोटे ड्रैगन को एक जिज्ञासु नजर से देखते हैं। इस तरह के पालतू को देखकर पूरी तरह से हैरान हैं। अब तक वह इस बात से आश्वस्त हो चुके हैं कि आर्थर ने उन्हें जितने झटके दिए हैं उससे वो मरने वाले हैं। आखिरकार आर्थर विरियन को समझाने के लिए समय निकालता है कि क्या हुआ और सिल्वी कहां से आई। विरियन बताता है कि सिल्वी जैसे प्राणी आमतौर पर अपने परिवार की उपस्थिति में ही अंडे से बाहर आते हैं। जब आर्थर सोचता है कि वह उसके सामने क्यों निकली, तो वे केवल यही कारण सोच पाते हैं कि उसने एक दिन पहले सिल्विया की इच्छा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया था। फिर आर्थर बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि क्या वास्तव में छोटे को छिपाना आवश्यक है। जहां तक उसका सवाल है, ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि वह इतनी शक्तिशाली है। बूढ़ा आदमी उसकी बात मानता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि उसे अन्य चीजों के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। उसके मना कोर को मजबूत करने में उनकी प्रगति समेकन के दौरान विलंबित हो गई थी, लेकिन अब जब वह पूरी तरह से जागृत हो गया है तो उसके लिए अपने कोर और अपनी नई ड्रैगन इच्छा का प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है। आर्थर अगले कदम के बारे में पूछता है, जिस पर बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि जानवर की इच्छा के पहले चरण तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका उसके मनाकोर को मजबूत करना और लगातार युद्ध में शामिल होना है। निर्देश अब स्पष्ट हैं। आर्थर कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन बूढ़ा आदमी एक और बात जोड़ता है। अगर आर्थर किसी साथी जानवर टेमर से लड़ता है जो चरणों का उपयोग कर सकता है, तो यह उसे और भी अधिक बढ़ने में मदद करेगा। उसी क्षण बूढ़ा व्यक्ति अपनी खुद की जानवर को बुलाता है, जो जल्दी से उसके चारों ओर लिपट जाती है, उसे एक पूरी तरह से नया रूप देती है। आगे बढ़ने से पहले आइए समझें कि बूढ़े व्यक्ति ने अभी क्या किया। मूल रूप से जानवर पालक वे जादूगर होते हैं जो एक मना जानवर से विरासत में मिली अनोखी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। पहला चरण, जिसे अधिग्रहण चरण कहा जाता है, वह है जब एक जानवर पालक अपने जानवर की अंतर्निहित शक्ति उधार ले सकता है। हालांकि यह केवल दूसरे चरण में, जिसे एकीकृत चरण कहा जाता है, होता है कि जादूगर वास्तव में अपने जानवर की अनोखी क्षमताओं और विशेषताओं का उपयोग कर सकता है। बुजुर्ग विरियन के लिए, जिन्होंने अपने जानवर की इच्छा का दशकों तक अध्ययन करने के बाद ही दूसरा चरण खोला था, यह परिवर्तन उन्हें एक छाया पैंथर की घातक क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देता है। अब छाया पैंथर की क्षमताओं से सशक्त होकर बूढ़ा व्यक्ति अपने शिष्य को अधिक ध्यान देने के लिए निर्देश देता है, विशेष रूप से जब वह उसके पीछे चुपके से आता है। यह पूर्व चेतावनी आर्थर को गहराई से अस्थिर कर देती है। जितना वह समझ सकता है, बूढ़ा आदमी मूल रूप से कह रहा है कि वह उस पर चुपके से हमला कर सकेगा, भले ही आर्थर उसकी मंशाओं से अवगत है। एक पल में बूढ़ा आदमी दृष्टि से गायब हो जाता है, और इससे पहले कि हमारा लड़का इसे समझ सके, वह अपने कंधे पर हल्की थपकी महसूस करता है। आर्थर तेजी से घूमता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। इससे पहले कि वह और प्रतिक्रिया कर सके, बूढ़ा व्यक्ति फिर से उसके पीछे प्रकट होता है, जिससे आर्थर पूरी तरह से चौंक जाता है। इस बार आर्थर हार मान लेता है। बूढ़े व्यक्ति की चकाचौंध गति और छाया पैंथर के भयानक रूप की उपस्थिति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, जो एक दृश्य है जो दोनों प्रेरणादायक और आघातकारी है। बूढ़ा व्यक्ति एकीकृत चरण की एक महत्वपूर्ण कमी को प्रकट करता है। हर बार जब वह इसे सक्रिय करता है तो यह उसके शरीर पर भारी असर डालता है। हालांकि आर्थर अभी भी बूढ़े आदमी की गति से चकित है। केवल हरकतें ही प्रभावशाली थीं, लेकिन जो वास्तव में उसे हिला गया वह था विरियन की उपस्थिति को महसूस करने में
में असमर्थता, यहाँ तक कि जब वह उसके ठीक पीछे खड़ा था। जाहिर है शैडो पैंथर्स के पास हवा और ध्वनि को तुरंत नियंत्रित करने की अनोखी क्षमता होती है, जिससे वे अदृश्य हो जाते हैं। विरियन तय करता है कि खेलने का समय खत्म हो गया है और आर्थर की ओर एक तलवार बढ़ाता है, संकेत देते हुए कि असली प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। दिन तेजी से बीतते हैं क्योंकि आर्थर अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह से डूब जाता है। विरियन के मार्गदर्शन में और अपनी खुद की समझ के माध्यम से आर्थर अपने ड्रैगनविल के पहले चरण तक पहुंचने में सफल होता है। पहले चरण में महारत हासिल करने के अलावा विरियन आर्थर को यह भी सिखाता है कि अपने बीस्टविल की उपस्थिति को अन्य जादूगरों से कैसे छुपाया जाए। जब आर्थर अपनी मना कोर को मजबूत नहीं कर रहा होता या सिल्विया के ड्रैगनविल में गहराई से नहीं जा रहा होता, तो वह विरियन के साथ मुकाबला कर रहा होता है। सौभाग्य से समाकलन प्रक्रिया ने उसके शरीर को इतना मजबूत बना दिया है कि वह कठोर प्रशिक्षण और कंडीशनिंग सहन कर सके। अपने खाली समय में आर्थर बचपन की खुशियों और मासूमियत को अपनाने का प्रयास करता है, जैसा कि सिल्विया ने उसके लिए चाहा था। वह इन पलों को संजोता है, खासकर जब उसका समय कम होता जा रहा है। अंततः उसके प्रस्थान का दिन आ जाता है। टेसिया बहुत दुखी है, कम से कम कहने के लिए। पिछले कुछ वर्षों में हर दिन एक साथ बिताने के बाद उसके आसन्न प्रस्थान की खबर देना उसके लिए विशेष रूप से कठिन था। अब आर्थर जाने के लिए तैयार है, उसका बैग पूरी तरह से पैक है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि सिल्वी द्वारा दिया गया निशान छुपा रहे, जिसे वह सिल्विया द्वारा दिए गए पंखों से ढकता है। गाड़ी आर्थर को ले जाने के लिए तैयार है और विदाई के रूप में बूढ़ा आदमी उसे एरोलिथ हाउस की शिखा से सजी एक लॉकेट देता है। लॉकेट का उद्देश्य उसे जंगल में मार्गदर्शन करना है। अब टेसिया की बारी है कि वह आर्थर को विदाई शब्द कहे, लेकिन बोलने के बजाय वह बस उदास मन से सिर हिला देती है। हालांकि उसकी उदासी जल्दी ही दूर हो जाती है जब आर्थर उसे कसकर गले लगाता है। इस आलिंगन की गर्माहट उसे अभिभूत कर देती है और वह बेकाबू होकर रोने लगती है। अलविदा कहने के बाद आर्थर गाड़ी में बैठता है और पाता है कि फेरेथ और कुछ एस्कॉर्टिंग नाइट्स उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। फेरेथ तुरंत आर्थर को पहचान लेता है, लेकिन हमारे लड़के को नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है। फेरेथ चिल्लाने लगता है और आर्थर को उस समय की याद दिलाता है जब उन्होंने द्वंद्व किया था, जब इस साधारण इंसान ने कथित तौर पर अनुचित तरीके से जीत हासिल की थी। जैसे ही आर्थर को फेरेथ का नाम याद आता है, वह उसे शिष्टता से अभिवादन करता है, जिससे फेरेथ का गुस्सा कम हो जाता है। हालांकि फेरेथ की शर्मिंदगी जल्दी ही लौट आती है जब उसके एक दोस्त ने एक साधारण इंसान के सामने उसका उपनाम फे उजागर कर दिया। कठिन शुरुआत के बावजूद समूह यात्रा को जितना संभव हो उतना जीवंत मूड में बिताता है। जल्द ही गाड़ी पोर्टल से गुजरती है और वे तैरते हुए शहर जाए में प्रवेश करते हैं। जायरस जीवन से भरा हुआ है, एक शहर जो सभी पेशों और जीवन के क्षेत्रों के लोगों से भरा हुआ है। गाड़ी अंततः एक भव्य हवेली के सामने रुकती है जहां उसका परिवार ठहरा हुआ है। ऊंचे दरवाजों के सामने खड़े होकर आर्थर को अपने सीने में कसाव महसूस होता है। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाता है, पिछले 3 वर्षों की यादें उसके मन में उमड़ने लगती हैं। उसे वह भयानक गिरावट याद आती है जो लगभग उसकी जान ले लेती, किसी प्रियजन की विनाशकारी हानि, उसके हाथों पर खून और वह कठिन प्रशिक्षण जिसने उसे आज का आर्थर बनाया। फिर भी उन अनुभवों में से कोई भी इस क्षण जितना डरावना नहीं लगता। वह अपनी चिंता को निगलता है और अपने दस्तक के जवाब का इंतजार करता है। एक नौकरानी जल्दी से उसकी दस्तक का जवाब देती है और दरवाजे खोलती है। उसके ठीक पीछे एक छोटी लड़की खड़ी है जो 3 साल से अधिक की नहीं है। उसकी चमकदार आंखें जिज्ञासु और जीवन से भरी हुई हैं। फिर जो एक अनंत काल जैसा लगता है, उसके बाद हम अंततः एलिस, उसकी माँ, को देखते हैं, जो छोटी बच्ची एलिनोर लेविन के पीछे दौड़ रही है। लेकिन जैसे ही एलिस की नजर अपने बेटे पर पड़ती है, वह वहीं ठिठक जाती है, यहाँ तक कि उसके हाथ से पकड़ा हुआ खाने का कटोरा भी गिर जाता है। लड़का दूसरी ओर भावनाओं से उतना ही अभिभूत है कि यह छोटी बच्ची उसकी बहन है। वह अपने विचारों को समेटता है, मुस्कुराता है और अपनी माँ का सबसे दिल से स्वागत करता है। उसकी माँ जवाब में दौड़कर आती है और उसे कसकर गले लगाती है। माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और यहाँ तक कि छोटी बच्ची भी अपनी माँ को इस हालत में देखकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। चलो रेनॉल्ड्स को न भूलें, जो अपने बेटे से मिलने के लिए उतने ही उत्सुक हैं। जैसे ही हवेली के दरवाजे खुले रहते हैं, वह भी अपनी पत्नी के साथ गले मिलने में शामिल हो जाते हैं। 4 लोगों का यह परिवार इस भावुक पल को एक साथ मिलकर पुनर्मिलन का आनंद लेता है। ये पल इतना भावुक है कि नौकरानी भी रोने लगती है। जब सब लोग शांत हो जाते हैं तो वे आर्थर से हर तरह के सवाल पूछते हैं। इस बीच छोटी एली उनके ठीक बगल में बैठी है, स्पष्ट रूप से उसे मिल रहे ध्यान की कमी से परेशान। एलिस अपनी बेटी के नाराज चेहरे को देखती है और तुरंत उसे बुलाती है। उसे अपने बड़े भाई का अभिवादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि छोटी बच्ची बड़े भाई की अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन थोड़ी झिझक के बाद वह अंततः आर्थर की ओर बढ़ती है। उसकी माँ उसे धीरे से याद दिलाती है कि वह वही भाई है जिसके बारे में उसने उन सभी सोने की कहानियों में सुना है। प्यारी छोटी बच्ची अपने बड़े भाई को वह उपाधि देती है जिसका वह हकदार है और आर्थर भी गर्मजोशी से जवाब देता है। जब सब लोग बैठ जाते हैं तो आर्थर शुरुआत से सब कुछ समझाने के लिए कुछ समय लेते हैं। जबकि वह अपने परिवार पर भरोसा करते हैं, वह अपने अतीत को बताते समय कुछ विवरणों को सावधानीपूर्वक छोड़ देते हैं। वह चट्टान से गिरने के बाद अपने बचने को भाग्य और अपने शरीर के जादू के अचेतन उपयोग का संयोजन बताता है। वहां से वह टेसिया को खोजने, एलेनोयर के राज्य में समय बिताने और ठीक होने की कहानी जारी रखता है। आर्थर जो कहता है वह उसके माता पिता को समझ में आता है, लेकिन रेनॉल्ड्स का ध्यान आर्थर के सिर पर बैठे छोटे जीव की ओर खिंच जाता है। जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वह इसके बारे में पूछता है। आर्थर ईमानदारी से जवाब देते हैं, ये समझाते हुए कि वह एक मना बीस्ट की गुफा पर पहुंचे जहां सिल्वी की माँ एक चोट से मर रही थी। जबकि वह माँ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके, उन्होंने उस समय से सिल्वी की देखभाल करने का निर्णय लिया। चिंतित माँ फिर पूछती है कि क्या
वह वास्तव में ठीक हो गया है, खासकर उस बीमारी को देखते हुए जिससे वह पहले पीड़ित था। आर्थर आत्मविश्वास से उन्हें आश्वस्त करता है कि वह अब ठीक है, यह समझाते हुए कि उसकी स्थिति का संबंध उसके मनाकोर की अस्थिरता से था जो जल्दी जागने के कारण हुआ था। हालांकि वह उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताता। अंदर ही अंदर वह अपने परिवार से रहस्य छुपाने के लिए अपराध बोध महसूस करता है, लेकिन वह जानता है कि उनके लिए सब कुछ जानना तब तक खतरनाक है जब तक वह और मजबूत नहीं हो जाता। मनाकोर की बात करते हुए उसके पिता उत्साहित होकर पूछते हैं कि उसका बेटा वर्तमान में किस मनाकोर स्तर पर है, लेकिन बेटा अपने पिता से ही पूछता है उनके मनाकोर स्तर के बारे में। गर्व से रेनॉल्ड्स गर्व से बताते हैं कि उन्होंने 2 साल पहले इसे पार कर लिया और डार्क ऑन रेंज स्तर में प्रवेश किया। खैर, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में गर्व महसूस करने वाली उपलब्धि है, क्योंकि आर्थर को उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता अगले चरण में पहुंच जाएंगे। इसलिए वह निश्चित हैं कि उनके पिता ने कड़ी मेहनत की होगी। उनके पिता पीछे नहीं हटते और अपने गर्व और आत्मविश्वास को बोलने देते हैं। रेनॉल्ड्स फिर सवाल अपने बेटे पर वापस फेंकते हैं और आर्थर हिचकिचाते हुए जवाब देते हैं कि यह हल्का लाल है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति के दिमाग में हल्का लाल शब्द दर्ज होते हैं, वह सचमुच दंग रह जाते हैं। हे भगवान, रेनॉल्ड्स अपने बेटे की बात सुनकर कहते हैं। एली भी यह छोटा वाक्य सुनकर उत्साहित हो जाती है और अपने पिता के बाद उन 2 शब्दों को दोहराती है। माँ अपने छोटे बच्चे के सामने इस अविश्वसनीय पिता को गाली देते देखकर नाराज हो जाती है। रेनॉल्ड्स जल्दी से अपने बेटे को आदेश देते हैं कि वह उनके साथ पिछवाड़े में स्पार के लिए बाहर आए। अपने पिता का यह सामान्य रूप देखकर आर्थर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसे आखिरकार महसूस होता है कि वह सच में वापस आ गया है। अचानक कोई रिपोर्ट मिलने के बाद हवेली में घुस आता है कि आर्थर जीवित है। यह 3 लोगों का परिवार है और ऐसा लगता है कि ये लोग आर्थर के परिवार की देखभाल कर रहे थे। रेनॉल्ड्स तुरंत अपने पुराने दोस्त विंसेंट हेल्स्टे का परिचय कराते हैं, जो हेल्स्टे नीलामी घर चलाते हैं। ये घर भी उनका है। आर्थर शिष्टाचार से सिर झुकाकर जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से श्री और श्रीमती हेल्स्टे का अभिवादन करता है, जबकि रेनॉल्ड्स अपनी बातों में लगे रहते हैं। श्री और श्रीमती हेल्स्टे आर्थर और उसके पिता के बीच एक स्पष्ट अंतर देखते हैं। एक पल के लिए विंसेंट यहाँ तक कि सवाल करते हैं कि क्या आर्थर वास्तव में रेनॉल्ड्स का खून है। खैर, श्रीमती हेल्स्टे अपनी बेटी का परिचय आर्थर से कराती हैं। उसका नाम लिलिया है। आर्थर और सिल्वी दोनों लड़की को गर्मजोशी से जवाब देते हैं। हालांकि आर्थर का अभिवादन अनदेखा रह जाता है, क्योंकि लिलिया को पहली नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन आर्थर से नहीं बल्कि उसके कंधे पर आराम कर रहे छोटे जीव से। अब जब औपचारिकताएं समाप्त हो गई हैं, रेनॉल्ड्स उस द्वंद्व युद्ध को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं जिसकी वे योजना बना रहे थे। बाहर कदम रखने के बाद दोनों पिता और पुत्र तैयारी में अपने शरीर को खींचते हैं। श्रीमती हेल्स्टिया अपने पति को बैठने के लिए मजबूर करती हैं, जिस पर वह आदमी अनिच्छा से मान जाता है। वह स्पष्ट रूप से हैरान है ये सुनकर कि एक 8 साल का बच्चा न केवल जागृत हुआ है बल्कि 3 चरणों से भी आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि वे घमंडी प्रतिभाशाली बच्चे जो सिरस अकादमी में दाखिल होते हैं मुश्किल से गहरे लाल चरण में होते हैं और वे 11 या 12 साल के होते हैं। इस बीच यह देखते हुए कि विंसेंट कितना संदेहास्पद लग रहा है, आर्थर राहत महसूस करता है कि उसने अपनी शक्तियों के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया। आखिरकार हल्का लाल रंग तो बस शुरुआत है। अगर वह सिल्वी की जानवर की इच्छा के साथ समाहित होते हुए अपने कोर को प्रशिक्षित कर सकता है तो वह जानता है कि वह अपनी अलग ही श्रेणी में होगा। वैसे भी उसके पिता पूरी तरह से तैयार हैं और अपने बेटे के साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर आर्थर भी आने वाली चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। वे दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। आर्थर पहले मुक्का मारते हुए अपने पिता की ओर बढ़ता है, लेकिन रेनॉल्ड्स अपने बेटे के मुक्के को नंगे हाथों से रोक लेते हैं। हालांकि आर्थर जल्दी से स्थिति को बदल देता है, एक पूरी तरह अप्रत्याशित चाल से जिसे उसके पिता ने आते हुए नहीं देखा। फिर भी रेनॉल्ड्स एक ही चाल का खिलाड़ी नहीं है। वह जल्दी से अपने बेटे के इरादों को समझ लेता है और खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा हट जाता है। हालांकि आर्थर ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है और अपने पिता को आगे फेंकने की कोशिश में पकड़ लेता है। रेनॉल्ड्स हालांकि बीच में ही संतुलन वापस पा लेता है और कुशलता से अपने पैरों पर वापस आ जाता है। कुछ वारों के आदान प्रदान के बाद रेनॉल्ड्स को अपने बेटे की बढ़ती क्षमता को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि वह स्पष्ट कर देते हैं कि अब तक वह खुद को रोक रहे थे। वह आर्थर को चेतावनी देते हैं कि अब से चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। पिता अपनी मुट्ठियां कसते हैं और अपने भीतर की आग को प्रज्वलित करते हैं। सचमुच और रूपक रूप से ये एक छोटी सी चाल है जो उन्होंने डार्क ऑन रेंज स्टेज तक पहुंचने के बाद सीखी। रेनॉल्ड्स ने जो नया करतब दिखाया है उसे समझने के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि की जानकारी की आवश्यकता है। जादूगर अपनी जागृति से शुरू होकर हमेशा उन तत्वों में प्रवृत्ति या ताकत रखते हैं जिन्हें वे सबसे अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए महंगे परीक्षणों के लिए पेशेवरों की तलाश करते हैं ताकि वे जल्दी जान सकें कि अपने नवजात जादूगर को किस दिशा में बढ़ावा देना है। इस दुनिया में जादूगरों के पास अपनी अनुकूलता के तत्व को शुरू से ही प्रकट और नियंत्रित करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। दूसरी ओर संवर्धक तत्वों के लिए एक अधिक सूक्ष्म अनुकूलता रखते हैं और तत्वों का वास्तविक प्रकट होना केवल तब होता है जब वे एक निश्चित सीमा को पार कर लेते हैं। उसके पिता के लिए, जिन्होंने बिना औपचारिक प्रशिक्षण के कम उम्र से ही कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण किया था, उन्हें अपने विस्फोटक मना उपयोग को वास्तविक आग में बदलने के लिए नारंगी कोर चरण तक का समय लगा। लेकिन जिस दुनिया से आर्थर आया है वहां तत्व कुछ ऐसा नहीं थे जिसके साथ आप पैदा होते थे। वे एक रास्ता थे जिसे कोई स्वेच्छा से चुनता था। देखिए, इसमें प्रतिभा का बड़ा हिस्सा था, लेकिन चूंकि कोई भी केवल एक ही प्रवृत्ति तक सीमित नहीं था, इसलिए कड़ी मेहनत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो आर्थर के लिए, जिसे इस दुनिया में आने के बाद कई फायदे मिले, उसने भी 1-2 तरकीबें सीख ली हैं। मेरा आदमी भी अपनी आस्तीन के नीचे छुपी इस चटकती शक्ति को छोड़ता है। जैसे ही दोनों प्रतियोगी आमने सामने खड़े होते हैं, पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार, विंसेंट का मुंह खुला रह जाता है। यह तथ्य कि आर्थर एक विचलित व्यक्ति है अपने आप में एक उपलब्धि है। यहाँ
तक कि उसके पिता, जो कुछ क्षण पहले तक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, इस दृश्य को देखने के बाद प्रभावित लगते हैं। आर्थर तेजी से अपने पिता की ओर दौड़ता है और उनके बीच आगे पीछे की लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वे वार करते रहते हैं, उनके प्रहारों की तीव्रता बढ़ती जाती है और एक बिंदु पर वे इतनी बड़ी विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि मीलों दूर के लोग भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है और लड़ाई केवल और अधिक तीव्र होती जा रही है। लगातार घूंसे बरसाने के बाद आखिरकार रेनॉल्ड्स का एक घूंसा आर्थर के चेहरे पर सीधा लगता है, लेकिन हतोत्साहित होने के बजाय यह घूंसा आर्थर को और खुश कर देता है। यही तो वह अपने पिता से उम्मीद करता है। रेनॉल्ड्स के मुक्के और तेज हो रहे हैं और वह अपनी लंबी पहुंच का उपयोग कर रहे हैं ताकि आर्थर को बहुत करीब आने से रोका जा सके, लेकिन मेरा आदमी इस बूढ़े आदमी को खुद पर हावी नहीं होने दे रहा है। वह जल्दी से नीचे झुकता है और एक सटीक अपरकट मारता है जिसका असफल होने का 0% मौका है। यह दृश्य देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है। इसलिए अपने पिता को मारना अनावश्यक लगा और आर्थर ने अपने मुक्के को बीच में ही रोक दिया। पिता अपने बेटे पर बेहद गर्व महसूस करते हैं और उसे कसकर गले लगा लेते हैं। आर्थर की बिजली की शक्तियों के बारे में वे अब तक की उनकी सबसे सफल विचलित प्रवृत्ति है। हालांकि उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। उसकी बर्फ की जादू अभी भी अस्थिर है और उसने अभी तक ध्वनि या गुरुत्वाकर्षण को नहीं खोला है। इसके बावजूद आर्थर को अपने माता पिता के सामने थोड़ा शेखी बघारना अच्छा लगता है। विंसेंट दूसरी ओर पूरी तरह से थका हुआ है। ये सब एक दिन में संभालना उसके लिए बहुत ज्यादा है। बाद में दोनों परिवार एक साथ रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और रेनॉल्ड्स अभी भी अपने बेटे की क्षमता से पूरी तरह प्रभावित है। वो याद करते हैं कि आर्थर केवल 3 साल का था जब उसने जागरूकता प्राप्त की थी। श्रीमती हेल्स्टी को यह सुनकर झटका लगता है कि आर्थर सचमुच 3 साल की उम्र में जाग गया था। फिर एलिस कहती हैं कि आर्थर ने इस प्रक्रिया में पूरा घर भी उड़ा दिया था। उस दिन विंसेंट ने जो कुछ भी सहा था, उसके बाद वह और अधिक चौंकने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। फिर भी वह यहाँ है। अपने नशे की हालत से बाहर आते हुए वह आर्थर को सिरस अकादमी में दाखिला दिलाने का सुझाव देता है। हालांकि आर्थर इस विचार से विशेष रूप से उत्साहित नहीं लगता। उसके पिता भी इस निर्णय को लेकर अनिश्चित हैं। जहां तक रेनॉल्ड्स का सवाल है, आर्थर केवल 8 साल का है और जायरस अकादमी महाद्वीप की सबसे प्रतिष्ठित जादू संस्थान है। हालांकि श्रीमती हेल्स्टे अपने कुछ नशे में धुत पति के सुझाव का समर्थन करती हैं। आर्थर की प्रतिभा के स्तर को देखते हुए वह मानती हैं कि उनके परिवार के लिए उसे प्रायोजित करना भी सार्थक होगा ताकि उसे ट्यूशन की लागत की चिंता न करनी पड़े। लेकिन एलिस दृढ़ता से एक और एहसान स्वीकार करने से इनकार करती है, खासकर जब हेल्स्टे परिवार ने पहले ही उनके लिए इतना कुछ किया है। विंसेंट उसे आश्वस्त करते हैं कि यह कोई बोझ नहीं होगा क्योंकि वह खुद जायरस अकादमी की प्रसिद्ध निदेशक के साथ बहुत सारा व्यापार करते हैं और वह उनसे सीधे बात कर सकते हैं। तभी वह व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है आखिरकार बोलता है। उसे यह पसंद नहीं आता कि हर कोई उसके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहा है और उसके लिए निर्णय ले रहा है बिना उससे पूछे। बाद में सबके सोने का समय हो जाता है। सोने से पहले दोनों माता पिता एक बार फिर व्यक्त करते हैं कि वे कितने आभारी हैं कि आर्थर लौट आया है। वे उसे बड़ा और सफल होते देखकर बहुत खुश हैं। ये विचार कि उनका बेटा एक विचित्र है और भविष्य में सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक बन सकता है, असाधारण स्तर की खबर है। उसकी माँ भी इसे स्वीकार करती है, लेकिन वह थोड़ी उदास लगती है क्योंकि वह कहती है कि अब आर्थर उसे गुड नाइट किस नहीं दे सकता क्योंकि वह इतना बड़ा हो गया है। ये देखकर कि उसकी माँ कितनी ईमानदारी से विनती कर रही है, आर्थर मान जाता है और उसके गाल पर एक प्यारी सी चुम्मी देता है। इसके साथ ही